हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो कहानी की शुरुआत में हम एल्थ नाम की एक मैजिकल दुनिया में कई सालों से चल रही एक वॉर को देखते हैं, जिसमें एक तरफ तो होते हैं मॉर्टल्स जिनकी लाइफ लिमिटेड थी जैसे कि हम लोग, और दूसरी तरफ होते हैं इमॉर्टल्स जिनकी लाइफ अनलिमिटेड थी। अरे राइटर भाई साहब, ये बात तो सबको पता है। इस वॉर का फैसला डिपेंड करता था दोनों साइड के सबसे पावरफुल वॉरियर पर। ग्रेहाम एक इंसानी हीरो होता है और वहीं दूसरी तरफ वेल्टो इमोर्टल का डीमन लॉर्ड था। नॉर्मली ऐसी फाइट्स में किसी आम इंसान का जीतना नामुमकिन हो जाता, मगर ग्रेहम के पास थी भगवानों की द्वारा दी हुई एक होली स्वॉर्ड, जिसके इस्तेमाल से वो वेल्टो की रीजनरेशन एबिलिटी को भी क्रॉस कर जाता है और उसे खत्म कर देता है। मरने से पहले वेल्टो ने ग्रेहम की तारीफ करते हुए बोला कि ग्रेहम ने उसे हरा दिया, लेकिन अंदर से वो अभी भी उदास है क्योंकि एक मोर्टल ने उसे हराया है। अपने लास्ट मोमेंट में उसने कसम खाई कि वो जरूर वापस आएगा रिवेंज लेने, और इतना बोलते ही वो इस दुनिया से गायब हो जाता है। कई सालों बाद वेल्टो फिर से उठता है और उसे वेलकम करती है उसकी एकदम लॉयल सर्वेंट मकीना। वो उसके सामने घुटने टेक कर कहती है कि उसने 500 साल इंतजार किया है इस दिन के लिए। वो यहाँ पर अपोलोजाइज करती है कि उसके कपड़े काफी इनफॉर्मल हैं, लेकिन वेल्टो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, उसकी खुशी है कि मकीना ने उसका रीइंकार्नेशन रिचुअल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। लेकिन उसके बाद वेल्टो सोचता है कि उसको ये नहीं पता कि वो अभी है कहाँ पर। यहाँ पर उसका एक ही प्लान होता है, एल्थ को दोबारा से कॉन्कर करना। पर मकीना कहती है कि वेल्टो के लिए इस दुनिया में रहना अब इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इन 500 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। अराउंड 80 साल पहले एल्थ और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा फ्यूजन हुआ था, जिसके चलते 90% पॉपुलेशन मर गई है और नेशनल गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है। अब हर सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जहाँ कुछ वॉर्स भी हुए हैं, लेकिन अब हर जगह एकदम शांति का माहौल है। अर्थ के पास हाई टेक्नोलॉजी थी और एल्थ के पास मैजिक, मगर दोनों वर्ल्ड के फ्यूजन के बाद टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप होने लगी। मकीना यहाँ पर वेल्टो को सरफेस पर ले जाती है ताकि वो नई दुनिया को देख सके। वेल्टो शॉक होता है ये देखकर कि दुनिया कितनी चेंज हो गई है, लेकिन वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि एक आदमी से टकराने ही वाला होता है, पर मकीना उसे पुश करके बचा लेती है। वेल्टो उससे माफी मांगता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि कोई आदमी इतना कैजुअली मकीना से टकरा गया। मकीना वन ऑफ द 6 डार्क पीयर्स है, मतलब कि वो डीमन लॉर्ड की खास है, लेकिन यहाँ पर कोई उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। इसलिए यहाँ पर वेल्टो डिसाइड करता है कि लोगों को डीमन लॉर्ड की असली शक्तियों के बारे में बताएगा। वो हाथ उठाता है आसमान की तरफ, जहाँ मकीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उसका स्पेल क्लाउड में एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग शॉक होने की बजाय इरिटेट होने लगते हैं, जैसे कि कोई इडियट ने सिटी में मैजिक यूज कर लिया हो। तभी वहाँ पर अचानक से अलार्म बजने लगते हैं। मकीना एक्सप्लेन करती है कि सिटी में ग्रैंड मैजिक यूज करना इलीगल है, उन्हें जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल्टो को तो लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और लड़ाई से भाग जाना डीमन लॉर्ड को बिल्कुल सूट नहीं करता है, मगर मकीना यहाँ पर बहुत ही प्यार से उससे रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए वो मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। निकलते वक्त वेल्टो की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी हद तक ग्रेहम की तरह लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाए मकीना उसे वहाँ से भगा के ले जाती है। फिर सेफ जगह में पहुंचकर मकीना वेल्टो को बताती है कि वेल्टो की मौत के बाद इमोर्टल्स और मोर्टल के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है और सारे वॉर सब खत्म हो गए हैं। और जब दोनों वर्ल्ड फ्यूज हुए तो इमोर्टल्स को दुनिया में इधर उधर भागना पड़ा। उसके बाद ज्यादातर ह्यूमन इंडस्ट्रीज ने इमोर्टल के अगेंस्ट एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जहां पर फिर पूरी दुनिया के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इमोर्टल्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने चाहिए। पहले यह बस सिर्फ एक छोटा मोटा आंदोलन था, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ इमोर्टल को देखते ही मार देने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। यह सुनकर वेल्टो एकदम शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि बाकी डार्क पीयर्स का क्या हुआ है, जिस पर मकीना बताती है कि उसे माइसो और रेलन का तो कुछ नहीं पता,
लेकिन शेनो मर गया है। उसने मकीना को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, साथ ही साथ वेल्टो के लिए भी, क्योंकि उसको पता था कि सिर्फ मकीना और रेलन ही है जो वेल्टो का रीइंकार्नेशन कर सकते थे। वेल्टो यहाँ पर काफी थैंकफुल फील करता है कि उसके पास ऐसे लॉयल सबऑर्डिनेट थे। लेकिन यहाँ पर एक और नाम बचा है, मार्कस। वो कहाँ पर है? जब वेल्टो उसका नाम लेता है तो मकीना बात को घुमाने लगती है। वो पूछती है कि क्या वेल्टो को कुछ पीने का मन है? वेल्टो कहता है कि नहीं, तो मकीना उससे झूठ बोल देती है कि उसे ड्रिंक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतने सालों बाद आज सिर्फ जिंदा हुआ है। और जल्दी से वहाँ से वो चली जाती है। जब वो चली गई होती है तब एक यूट्यूबर सिटी के बिल बोर्ड पर स्ट्रीम करने लगता है। वेल्टो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो देखता है कि एक लड़की रूफ टॉप पर कुछ कर रही होती है और अचानक से सारे बिल बोर्ड्स पर एडल्ट वीडियो दिखने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सब करके वो लड़की काफी खुश होती है, लेकिन वेल्टो उसे बुलाता है। वो एकदम से पैनिक करती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन वेल्टो यहाँ पर क्लियरली फील कर लेता है कि उसने अभी अभी कुछ किया है, मगर उसने क्या किया है ये बात उसे समझ में नहीं आ रही है। वो चाहता है कि लड़की उसे ये बात समझाए, तो वो लड़की तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, अरे ये तो एक बेसिक हैकिंग है भाई साहब। और वो वेल्टो को हैकिंग के बारे में सब कुछ बताने लगती है। अब वेल्टो को उसकी बग तो कुछ समझ में आ नहीं रही थी। वो काफी बोर हो जाता है। लेकिन फिर उसके चुप होने पर वेल्टो उससे पूछता है कि क्या उसे मार्कस नाम के किसी आदमी के बारे में पता है क्या? तो लड़की एक बड़े से टावर की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, हाँ बिल्कुल पता है। उस कंपनी के सीईओ का नाम मार्कस है। हो सकता है वो वही हो जिसे वेल्टो ढूंढ रहा है। ये सुनते ही बिना देरी किए वेल्टो टावर के अंदर चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जहाँ पर उसे मार्कस की सेक्रेटरी मिलती है और वो वेल्टो को पहचान लेती है और बताती है कि मार्कस उसी का वेट कर रहा है। और ये बोलकर वो वेल्टो को अपने साथ लिफ्ट से बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाती है। एलिवेटर में वेल्टो नोटिस करता है कि उसके पीठ पर वही वियर्ड रैबिट का सिंबल है जो एंट्रेंस पर दिखा था। सेक्रेटरी कहती है कि वो उनके कंपनी का ऑफिशियल रैबिट सिंबल है, जो कंपनी की पहचान है। टॉप फ्लोर पर वेल्टो फाइनली मार्कस से मिलता है, जो कि एक थ्रोन पर बैठा हुआ था। मार्कस यहाँ पर एकदम कैजुअली वेल्टो से बोलता है, अरे महाशय आ गए आप, लॉन्ग टाइम। हाँ, लेकिन वेल्टो गुस्सा हो जाता है कि मार्कस ने अपने किंग के सामने खड़ा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मार्कस वेल्टो की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल्टो कहता है, मुझे इमोर्टल किंग वापस बनाना है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मगर ये सुनकर मार्कस हंसकर उसका इंसल्ट कर देता है। क्या फालतू की बात कर रहा है। वेल्टो ये देखकर काफी इंसल्टेड फील करता है और मार्कस पर अटैक करने लगता है। लेकिन मार्कस की सेक्रेटरी उस पर ब्लेड से अटैक कर देती है, तो वेल्टो उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। वो एकदम शॉक था ये देखकर कि वो परमानेंट फोर्जिंग मैजिक का यूज कर रही है। मार्कस यहाँ पर वेल्टो को टोंट करता है कि अब वो वीक हो गया है, उसकी मैजिक स्पीड भी अब नॉर्मल से भी स्लो हो चुकी है। मार्कस यहाँ पर वेल्टो को अपना नेक इम्प्लांट दिखाता है, फेमिलिया एक ऐसा डिवाइस है जिसे मार्कस ने खुद ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है, जिसका यूज करके अब उसने इस दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया है। क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी फेमिलिया का यूज करके मैजिक यूज कर सकता है और उन सब का मैजिक एक नॉर्मल लेवल से काफी हाई होता है। साथ ही मार्कस ने इस डिवाइस को कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि वेल्टो जैसा पावरफुल ऑरा और मैजिक का इमॉर्टल डीमन इस डिवाइस को यूज नहीं कर सकता है और इसीलिए अब वेल्टो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मार्कस यहाँ पर कहता है, तेरे जैसे किंग का टाइम गया रे अब। और ये बोलते ही वो ब्लड स्वॉर्ड स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे वेल्टो बेचारा बच नहीं पाता है। वो सीधा विंडो से बाहर जाकर गिरता है और अब यहाँ पर वेल्टो को नीचे गिरा हुआ देखकर मार्कस डिक्लेयर करता है, अब मैं हूँ यहाँ का नया डीमन लॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेल्टो एक गार्बेज में पड़ा हुआ होता है और उसकी रीजनरेशन भी अब पहले जैसी फास्ट नहीं रहती है। वो रास्ते में चलता है और चलते चलते किसी से टकरा जाता है और फिर से वहाँ पर फाइट हार जाता है और बोलता है, मैं बार बार इन मोर्टल से क्यों हार रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि फाइनली मकीना उसे ढूंढ लेती है और ट्रेन में बिठाकर सॉरी कहती है कि उसने मार्कस के बिट्रेयल के बारे में उसे पहले नहीं बताया। वेल्टो कहता है, कोई नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन रुक जाती है तो मकीना उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और कहती है
कि ये मेरा घर है। मकीना वेल्टो को अपने छोटे से कमरे में ले गई थी। पहले तो वेल्टो को लगता है कि वो कोई मजाक कर रही है, लेकिन मकीना यहाँ पर सीरियस होती है। वो कहती है कि यही मेरा असली घर है। वो कहती है कि मेरी सैलरी से मैं बस इतना ही अफोर्ड कर पाई हूँ। वेल्टो को अब जाकर रियलाइज होता है कि इतने सालों तक जब वो सोया हुआ था, मकीना इसी जगह उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे अपनी बाहों में खींचता है, बाहों में चले आ, और कहता है तुम्हारी वफादारी को मैं कभी नहीं भूल सकता। सदियों पहले जब लोगों को मकीना के अमर होने का राज पता चला था तो उन्होंने उसे दोषी बना दिया। वो कहने लगे कि हर मुसीबत की वजह यही है साली। और फिर आखिर में फैसला हुआ कि इसे जिंदा वोल्केनो में डाल दिया जाए। और जैसे ही वो लावा में गिरने वाली थी, वेल्टो वहाँ पर आसमान से टपक पड़ा और बोला, मैंने सुना है यहाँ पर कोई इमोर्टल है। वेल्टो ने यहाँ पर मकीना को बचा लिया था और पहली बार यहाँ पर उसकी मकीना से मुलाकात हुई थी। यहाँ पर वेल्टो मकीना को अपना बनने का ऑफर देता है और अपना तन मन और प्राण उसको समर्पित करने को बोलता है। मकीना को पहली बार किसी ने अपनाया था और तभी से मकीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब प्रेजेंट में अगली सुबह मकीना अलार्म बजते ही उठ जाती है और वेल्टो के जागने से पहले ही वो किचन में जाकर सूप बनाना शुरू कर देती है। अब जब तक सूप गर्म होता है, वो अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एलेट को बुलाती है। एक छोटी सी होलोग्राम वर्जन उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है। गुड मॉर्निंग मकीना, आज का मौसम क्लाउडी है, 23 डिग्रीज और तुम्हारा सिस्टम परफॉर्मेंस काफी परफेक्ट चल रहा है। मकीना मुस्कुराती है। थैंक्स एलेट, बट मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। आगे ब्रेकफास्ट तैयार होने के बाद वो वेल्टो को जगाती है और उसे खाना सर्व करती है। वेल्टो ने कभी ऐसा खाना नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ उसकी खुशबू से ही उसे लगता है कि ये तो काफी कमाल होने वाला है। हम देखते हैं कि पहला निवाला लेते ही वेल्टो की आंखों में तो चमक आ जाती है और मकीना भी ये देखकर खुशी से फूले नहीं समाती है। खाना वाना खाने के बाद वेल्टो मकीना से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी और इमोर्टल के बारे में पता है। मकीना कहती है कि हाँ, कुछ लोग बच गए थे इमोर्टल हंट्स के दौरान, लेकिन अब वो भी गायब होने लगे हैं। उसके दो करीबी दोस्त ऑर्नर और पाम लॉक से उसका कांटेक्ट कुछ हफ्तों पहले ही टूट गया है। शायद वो छुप गए हो, लेकिन मुझे तो डर है कि उन्हें कुछ हो गया है। तो इस पर फिर वेल्टो पूछता है, वैसे अभी भी इमोर्टल हंट्स होते हैं क्या। मकीना कहती है कि अब इतने नहीं होते हैं। मार्कस ने पावर सिक्योर करने के लिए हंट्स शुरू किए थे, लेकिन अब उसे जरूरत नहीं है और अब तो लोगों का गुस्सा भी काफी कम हो गया है। यहाँ पर मकीना बताती है कि वो उन दोस्तों के अपार्टमेंट भी गई थी, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। सिर्फ वहाँ पर उसे एक ही क्लू मिला, एक नोट था जिसमें लिखा था इमोर्टल फर्नेस। जब वेल्टो नोट पढ़ रहा होता है तो अचानक से उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो चाय गिर जाती है। दर्द की लहर उसके चेहरे पर दिखाई देती है। उसकी चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसकी रीजनरेशन पावर भी अब पहले जैसी नहीं रही है। सब कुछ कमजोर हो चुका है। वो स्पेल जो मैंने कल कास्ट किया था, उसका असली इफेक्ट तो कुछ और ही होता। तो इसके जवाब में मकीना एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी शक्ति का असली सोर्स था पब्लिक फेथ, और अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन इस पर वेल्टो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि इसका सॉल्यूशन तो सिंपल है, मैं दोबारा दुनिया के सामने आऊंगा और फेथ को पैदा करूंगा। मकीना कहती है, अच्छा तो चलो बाहर चलते हैं, शॉपिंग करनी चाहिए, तुम्हें नए कपड़े भी तो चाहिए। वो एक कपड़ों की दुकान में जाते हैं, जहाँ पर मकीना वेल्टो को एक स्कैनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है। वो बोलती है, सॉरी थोड़ा बजट टाइट है, इसलिए चीप स्टोर में ही हमें रुकना पड़ेगा। वेल्टो हंसता और कहता है, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी कपड़े में खूबसूरत ही लगता हूँ। अब यहाँ पर वेल्टो भाई साहब को तो फैशन का ज्यादा ज्ञान होता नहीं है, तो मकीना अपनी असिस्टेंट एलेट से ऑप्टिमल चॉइस बनवाती है। एलेट बताती है कि एक ट्रैक सूट इन पर अच्छा जमेगा। तो मकीना यहाँ पर सोचती है, ट्रैक सूट सीरियसली। लेकिन वेल्टो जब देखता है तो उसे वो पसंद आ जाता है। उसके पीठ पर बने हुए डिजाइन में वो काफी इंटरेस्टेड होता है। वो पूछता है, ये क्या है। तो मकीना यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि ये एक एंशंट लैंग्वेज है और इसका मतलब है डीमन लॉर्ड। अब वहाँ से बाहर निकलते वक्त वेल्टो कहता है, अरे रुको, पैसे तो दिए ही नहीं। मकीना कहती है, अरे भाई साहब, ऑल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक होते हैं। अब यहाँ पर लंच फास्ट फूड जॉइंट में लेते हुए वेल्टो मकीना से पूछता है, ये फैमिलियर सिस्टम कैसा लगता है तुम्हें।
मकीना कहती कि काफी कन्वीनियंट है, मैजिक यूज करना अब काफी आसान हो गया है। पहले लोग स्मार्टफोन्स लेकर घूमते थे, अब सब कुछ दिमाग में ही स्ट्रीम हो जाता है। वेल्टो कहता है दिखाओ मुझे, और वो मकीना को घुमाकर उसके नेक पर इंस्टॉल फेमिलिया को छूने लगता है। मकीना थोड़ी सी शॉक हो जाती है लेकिन ब्लश भी कर जाती है। उसका फेमिलिया वार्निंग देता है, हार्ट रेट स्पाइक डिटेक्टेड। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। इंस्पेक्शन के बाद वेल्टो पूछता है क्या तुमको ये चुभता वगैरह नहीं है क्या? तो मकीना कहती है हाँ पहले थोड़ा सा होता था लेकिन अब आदत हो गई है। आगे वेल्टो सोचता है यहाँ पर कि अब मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए, लेकिन मकीना तुरंत मना कर देती है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं और शिफ्ट ले लूंगी। तो यहाँ पर वेल्टो गुस्से में कहता है देखो मैं अब वो सब नहीं हूँ जो मैं पहले था, अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगली सुबह वेल्टो जॉब सर्च पे निकल भी जाता है। मकीना उसे रोकने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वेल्टो यहाँ पर मना कर देता है कि तुम अपने काम पर जाओ, क्योंकि अगर मैं जॉब नहीं ढूंढ पाया तो कम से कम तुम्हारा इनकम तो चाहिए होगा ना। तो इसीलिए फिर मकीना उसे एक स्मॉल डिवाइस दे देती है, थोड़े पैसे और एक ट्रैकर के साथ में। वो कहती है कि देखो अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे उसी वक्त कॉल कर देना। वेल्टो बाहर निकलता है लेकिन काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ना तो उसे कोई जॉब का आइडिया है और ना ही उसकी प्रोसेस का। फाइनली हार फूट के वो चिल्लाता है मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को दो रे, मुझे पैसे चाहिए। तो वहाँ पर एक लोकल बंदा आकर कहता है ओ भाई साहब ऐसे चिल्लाओ मत, तुम्हें कमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए आईडी के साथ। और हाँ सुनो, IHMI कंस्ट्रक्शन कंपनी से बचकर रहना, वो बहुत बड़ी स्कैम है। वेल्टो उसे थैंक्स कहता है और गिल्ड में चला जाता है। वहाँ जाकर वो फॉर्म फिल करता है और स्पेशल अपनी स्किल में लिखता है वाइड स्केल एनिलेशन मैजिक डंजन क्रिएशन नेशनल लीडरशिप 500 इयर्स अगो। इंटरव्यू ये देखकर थोड़ा सा शॉक ही हो जाता है और फिर शांति से बोलता है सॉरी तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। और हाँ सुनो, बिना फेमिलिया के उसके बिना तो तुम्हें कोई हायर करेगा भी नहीं। वेल्टो बेचारा थक हार कर वापस आकर मकीना की गोद में सर रखकर कहता है क्या मैं इस दुनिया के किसी काम का नहीं हूँ? तो यहाँ पर मकीना उसे तसल्ली देती है अरे ऐसा किसने कहा, तुम सबसे सुपीरियर हो। वेल्टो कहता है देखो फालतू की बत्ती मत दो यार मुझे, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम जानती हो और वो मेरी मदद कर सके? मकीना थोड़ा सोचती है और कहती है हाँ एक लड़की है ताकाहाशी, टेक्निकली वो मेरी फ्रेंड नहीं है, बस कभी कभी हैंग आउट कर लेती हूँ उसके साथ में। मकीना वेल्टो को लेकर एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे वही हैकर लड़की मिलती है ताकाहाशी। पहले ही दिन हमारे वेल्टो भाई साहब ताकाहाशी से मिल चुके थे और ताकाहाशी वेल्टो को पोक भी करती है। अब ये देखकर मकीना गुस्सा हो जाती है और ताकाहाशी से कहती है रेस्पेक्टफुली बिहेव करो। वेल्टो यहाँ पर कहता है अरे कोई ना, मैं ही तो यहाँ पर मदद मांगने आया हूँ। ताकाहाशी और मकीना की पहली मुलाकात एक साइट पर हुई थी, लेकिन तभी ताकाहाशी बात बदल देती है जब मकीना का एक्सप्रेशन से उसको पता चलता है कि उसको ये बात छुपानी चाहिए। अब यहाँ पर वेल्टो ताकाहाशी के फेमिलिया डिवाइस को इंस्पेक्ट करने लगता है तो ताकाहाशी थोड़ी सी फ्रीक आउट हो जाती है। अरे मतलब वो ऐसे चेकआउट नहीं कर सकता ना किसी लड़की को, इसलिए हो जाती है। मकीना यहाँ पर समझाती है अरे वेल्टो के पास सेज आई है, माना फ्लो देखकर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को समझ सकता है। खैर मेन रीजन यहाँ पर मीटिंग का ये है कि क्या ताकाहाशी उसके लिए कोई काम ढूंढ सकती है। तो इस पर फिर ताकाहाशी बताती है कि तुम स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर लेते हैं। वेल्टो तो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मकीना यहाँ पर शॉक होकर बोलती है स्ट्रीमिंग, तुम उसे ये सजेस्ट कर रही हो? ताकाहाशी कहती है अरे क्यों नहीं, उसकी आवाज उसका लुक्स ऑरा सब कुछ तो परफेक्ट है, ट्रस्ट मी वो वायरल हो जाएगा। मकीना तो यहाँ पर हेजिटेट होती है और उसके मन में थोड़ा डाउट भी आता है शायद ये काम कर जाए। अब लोग गेम के लिए तो इनको देखेंगे नहीं, बस वो देखना चाहते हैं कि वेल्टो करेगा क्या। मकीना वेल्टो से पूछती है कि उसका क्या ओपिनियन है इन सब के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर वेल्टो के पास कोई ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो वो ताकाहाशी के आइडिया के साथ जाने के लिए मान जाता है। अब उस दिन बाद में मकीना नहा रही होती है और वेल्टो इंटरनेट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि ये दुनिया का इंटरनेट काम कैसे करता है। ये लोगों को एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका है जो उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन इतनी एक्सेस के चलते ये लोग या तो बैड वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ अजीब छोटी हरकतें ऑनलाइन करते हैं। वेल्टो सोचता है
वैसे इससे पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में लाना इजी होगा। तभी वहाँ पर मकीना नहा के बाहर निकलती है, बिल्कुल बिना कपड़ों के, और जब उसे रियलाइज होता है तो वो तुरंत कपड़े पहन लेती है और माफी मांगती है। उसे इतने साल अकेली जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। वेल्टो कहता है कोई बात नहीं। कुछ घंटे बाद ताकाहाशी मकीना के घर पर आती है सारे इक्विपमेंट लेकर, जिससे वो वेल्टो का गेमिंग सेटअप रेडी कर सके। सेटअप होने के बाद वो वेल्टो को कंट्रोलर देती है और गेम्स खेलने के लिए कहती है। जब वो कंट्रोल समझाने लगती है तो वेल्टो कहता है जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ ऑलरेडी पता है। ऐसी चीजें एनालाइज करना उसके लिए फेमिलिया से इजी है। अब वो गेम की लाइब्रेरी स्क्रॉल करता है और ब्लड बोर्न नाम के गेम को चूज करता है। ताकाहाशी को याद आता है कि कितने लोग इस गेम से गुस्सा होकर क्विट कर गए थे, पर वो श्योर है कि वेल्टो की एनालिसिस स्किल इसे इजी बना देगी। लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वेल्टो इंट्रो तक भी नहीं पहुंच पाता है। गेम एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा हार्ड था। कुछ घंटों के गेम प्ले के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। तभी ताकाहाशी डायरेक्टली कहती है तुम इस गेम में बहुत बुरा खेल रहे हो। मकीना उसे रूड बोलती है, पर वेल्टो खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो इसमें अच्छा नहीं है। वो मैकेनिक्स को समझता है पर मास्टर नहीं कर पा रहा है। मकीना को चिंता होती है कि शायद स्ट्रीमिंग का प्लान काम नहीं करेगा, पर ताकाहाशी कहती है कि एक्चुअली ये इमेज के लिए परफेक्ट होगा। इंटरनेट को एक हॉट बंदा पसंद है, और उससे भी ज्यादा एक हॉट बंदा जो कॉन्फिडेंट हो और फेल कर रहा हो, वो तो और ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें वेल्टो का इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग तय करना होगा। क्या मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता क्या, जैसे कि मेरा नाम है वेल्टो, आप सभी का स्वागत है। ताकाहाशी कहती है बिल्कुल भी नहीं। 5 मिलियन स्ट्रीमर्स हैं और उनमें से सिर्फ 1% ही पैसा कमाते हैं। वेल्टो को इम्प्रेशन तो छोड़ना ही पड़ेगा। मकीना यहाँ पर सजेस्ट करती है कि वो अपना एक वार्डन डिक्लेरेशन एडप्ट करे ग्रीटिंग के लिए। वेल्टो ट्राई करता है और उसका डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें वो मोर्टल्स को कह रहा होता है कि वो लकी है कि उसकी प्रेजेंस में है। ताकाहाशी कहती है कि ये बहुत ही ड्रामेटिक है और शुरुआत अच्छी है, लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग नहीं है। इस पर थोड़ा और काम चाहिए। थोड़ा और काम करके वो बोलता है हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। आगे फिर ताकाहाशी उसे स्ट्रीमिंग का क्रैश कोर्स देती है। हर दिन स्ट्रीम करना पड़ेगा, चाहे कोई देखे या फिर ना देखे। इरोटिक या रेसिस्ट बातें कुछ भी मत बोलना, वरना इंस्टेंटली बैन हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मकीना कभी भी कैमरे में नहीं आनी चाहिए, वरना लोग उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठेंगे। ताकाहाशी यहाँ पर अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो वेल्टो के स्ट्रीम को प्रमोट करे। वो उसके एक फेवर का बदला चुका रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि टाइम के साथ वेल्टो पॉपुलर होने लगता है। जब ट्रोल्स आते हैं तो वेल्टो बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। वो तो उन्हें और रोस्ट करने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि लोग उसके बारे में जितना सोचेंगे उससे उतनी पावर मिलती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से वेल्टो 1 मिलियन तक पहुंच भी जाता है। अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में वो ब्लड बोर्न 3 नॉन स्टॉप खेलेगा जब तक कि वो क्लियर ना कर ले। जब वो स्ट्रीम कर रहा होता है तो एक कैमरा मकीना के घर को कैप्चर कर रहा होता है। मकीना काम से घर लौट रही होती है और उसी वक्त वेल्टो फाइनली गेम को क्लियर कर लेता है। फैंस उसकी जीत पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसने पहले के ब्लड बोर्न पार्ट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और ये वाला सबसे टफ था। वो सबको थैंक्स कहता है, फैंस और हेटर्स दोनों को। इसके बाद स्ट्रीम एंड करने के बाद वो रिलीफ की सांस लेता है। हाँ, थक गया आज तो। मकीना उससे पूछती है कि कुछ चाहिए क्या, तो वो कहता है नहीं, बस एक पैकेज लेने जा रहा है। मकीना कहती है ठीक है, तुम लेके आओ, तब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ। वेल्टो सिटी के स्लम से गुजरता है और वहाँ उसे एक पुराना चेहरा दिखता है, ग्रेहम का। एक टाइम में ग्रेहम एक केयरिंग भाई था। अपनी बीमार बहन मोलिना का वो ख्याल रखता था। उसकी माँ उसके लिए प्रेयर करती थी जब भी वो जंगल में हर्ब्स लेने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो उसका घर जल चुका था, उसका पूरा परिवार मर चुका था। और तब से ही उसने वेल्टो से बदला लेने की कसम ली थी। वेल्टो, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ग्रेहम एक थके हारे लुक में रोड के किनारे बैठा होता है। उसके ठीक सामने उसका एनिमी खड़ा होता है। यहाँ पर वेल्टो ही बात स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो उसे एक शॉप के बारे में कहता है, लेकिन ग्रेहम कुछ नहीं बोलता। दोनों ड्राई नूडल्स खाने लगते हैं और तभी ग्रेहम फाइनली बोलता है, कितना अजीब लग रहा है अपने दुश्मन के साथ नूडल्स खाना। वेल्टो भी एग्री करता है
लेकिन अब उसके अंदर कोई नफरत नहीं है ग्रेहम के लिए। उसे तो ये क्यूरियोसिटी है कि ग्रेहम इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा, क्योंकि इतने सालों तक जिंदा रहना इमॉर्टल होने के अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रेहम बताता है कि उसने अपनी मॉर्टेलिटी नहीं छोड़ी है, बल्कि गॉडेस मेलिना ने उसे एटर्नल यूथ का वरदान दिया था रिवॉर्ड के रूप में, और इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है। वेल्टो यहाँ पर बोलता है कि गॉडेस मेलिया तो उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन उसके बाद इमॉर्टल्स ने आपस में वॉर स्टार्ट कर दी है। जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो लोग ग्रेहम से भी नफरत करने लगे। वेल्टो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये सब नेचुरल है। लोग हमेशा पावरफुल और अलग लोगों से डरते हैं। ग्रेहम यहाँ पर एग्जाइल हो गया और तब से सेंचुरीज तक भटकता रहा। जब फ्यूजन के बाद वर्ल्ड मर्ज हुए तब उसने इतने इमॉर्टल्स और मोर्टल मारे कि अब उसे लगता है कि उसकी जगह इस दुनिया में है ही नहीं। वो वेल्टो से पूछता है, वैसे तुमने इस दुनिया पर राज क्यों करना चाहा? वेल्टो कहता है, दरअसल मैं तो वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था। वेल्टो आगे बताता है कि मोस्टली हर इमॉर्टल एक टाइम पर मॉर्टल ही था, फिर भी लोग उन्हें अलग समझकर हेट करते थे, और इमॉर्टल्स भी सेम गलती करते थे मॉर्टल्स के साथ में। तो इसीलिए वो बिलीव करता है कि अगर वर्ल्ड पीस चाहिए तो किसी एक को तो टॉप पर होना चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके। लेकिन ग्रेहम यहाँ पर उस पर एग्री नहीं करता है, पर वो भी मानता है कि लोग अकेले छोड़े जाएं तो कभी भी शांति नहीं लाएंगे। वो वेल्टो की सोच को एक्सेप्ट नहीं करता है, और वेल्टो भी मान जाता है कि ग्रेहम उससे कभी एग्री नहीं करेगा। यहाँ पर ग्रेहम थैंक यू कहता है नूडल्स के लिए और चला जाता है। यहाँ से वेल्टो भी निकलता है और रास्ते में देखता है कि ताकाहाशी किसी ट्रबल में है। उसने एक ओग्रे को हायर किया था बॉडीगार्ड के लिए, लेकिन अब वो डबल पेमेंट डिमांड कर रहा है, और जब वो ताकाहाशी को मारने वाला होता है वेल्टो उसका हाथ पकड़ लेता है। हीरो की एंट्री लेता है तो कोई ऐसी बोलता है ना, और फिर वो कहता है छोड़ दो उसे। ओग्रे पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसे उसने पहले मारा था। वो कहता है कि इस बार तो वो वेल्टो को मार ही डालेगा सालेगा। यहाँ पर ताकाहाशी उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन वेल्टो बोलता है रिलैक्स, मुझे देखना कि अब मैं कैसे अपनी 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाली पावर से क्या कर सकता हूँ। ओग्रे वहाँ पर एक पंच करता है तो वेल्टो उसका पंच पकड़ लेता है, लेकिन ओग्रे वाइंड मैजिक का यूज करके उसका हाथ तोड़ देता है। तभी वेल्टो अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और ओग्रे को एक ट्रेश पाइल में फेंक देता है, और ओग्रे का वहाँ पे काम तमाम भी हो जाता है। वेल्टो यहाँ पर बड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि ज्यादा फाइट मिलेगी, लेकिन कोई मजा ही नहीं आया यार। ताकाहाशी कहती है तुम ठीक हो? तो वेल्टो कहता है बिल्कुल। फिर जब वेल्टो पूछता है कि ये बंदा कौन था, तो ताकाहाशी कहती है अरे ये मेरा बॉडीगार्ड था जो कि एक बिग जॉब के लिए था, पर अब तू ही बेस्ट चॉइस है। ताकाहाशी यहाँ पर वेल्टो को ऑफर करती है कि बॉडीगार्ड बन जाओ आज के लिए, पैसा भी मिलेगा बहुत सारा। तो वेल्टो एग्री करता है और फिर वो दोनों एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं। ताकाहाशी यहाँ पर बताती है कि उसे यहाँ पर एक चीज को चुराना है। वेल्टो को बस यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है, बाकी काम वो कर लेगी। लेकिन यहाँ पर वेल्टो भाई साहब सीधा जाके वेयर हाउस का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हमारे भाई साहब को एक क्यूब दिखाई देता है, तो ताकाहाशी कहती है हाँ वही टारगेट है, और वो यहाँ पर हैरान भी होती है कि वेल्टो बिना फेमिलिया का यूज करके कांटेक्ट कैसे कर रहा है। तो वेल्टो बताता है दरअसल उसने कम्युनिकेशन एथर कॉपी किया है, मैजिक के जैसे ही काम करता है ये। वेल्टो यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देता है, मैजिक गन यूज करता है वो, लेकिन यहाँ पर एनिमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और तभी वहाँ पर एक बड़ा मेक सूट रिवील होता है। हम देखते हैं कि वेल्टो उस मेक के लिए बहुत ही तेज था, और उसने एक ब्लाइंड स्पॉट से ऊपर से छुपकर अटैक की पोजीशन भी ले ली थी, और जब तक कि मेक उसकी लोकेशन को ट्रैक करके लॉक करता तब तक तो वेल्टो ऑलरेडी रेडी था। उसने फुल पावर में एक पावरफुल ब्लास्ट मेक पर छोड़ दिया था। अगर वो चाहता तो एक ही शॉट में मेक को उड़ा सकता था, लेकिन वेल्टो को पता था कि उसकी अभी की पावर लेवल में वो ब्लास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेक जैसे पावरफुल दुश्मन को हरा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये फाइट जीत नहीं सकता। जब ब्लास्ट काम नहीं करते हैं तो क्लोज कॉम्बैट काम करता है। वेल्टो ने यहाँ पर एक तलवार समन की और मेक ने भी अपना गन कन्वर्ट करके स्वॉर्ड बना लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक जबरदस्त क्लैश होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेंथ और एनिमेशन बजट दोनों का फुल डिस्प्ले देखते हैं। हम देखते हैं कि वेल्टो को ये फाइट काफी मजा दे रही थी,
लेकिन जैसे जैसे फाइट लंबी चल रही थी मैक सीरियस होने लगता है और एक मोमेंट में जब वेल्टो कुछ समझ नहीं पाया तो उसका हाथ काट दिया गया और फिर सर भी उड़ा दिया गया। और अब यहाँ पर मैक को ऐसा लगता है कि वेल्टो मर गया हो। हम देखते हैं कि मैक का पायलट एकदम काम वॉइस में रिपोर्ट देने लगता है, टारगेट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन तभी उसके चेहरे का कलर तभी उड़ गया जब वेल्टो का कटा हुआ सर उससे बात करने लगता है। पहले तो वेल्टो उसकी तारीफ करता है, वाह तुम कितने स्किल्ड हो कि एक डीमन लॉर्ड का सर काट दिया, वाह वाह वाह। लेकिन उसमें अभी भी ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था कि वो सच जान पाए। हमेशा पहले कंफर्म करना चाहिए कि दुश्मन सच में मरा भी है या नहीं। डबल टैप इडियट। वेल्टो यहाँ पर कहता है कि उस पायलट ने इतनी अच्छी फाइट की तो उसे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। उसे वेल्टो का अब सबसे पावरफुल वेपन देखने का ऑनर मिलेगा। और तभी एक हॉरिफाइंग ओरा के साथ वेल्टो यहाँ पर ग्रेट स्वॉर्ड वर्नल समन कर लेता है। मैक पायलट भी उसको देखकर इतना स्टन्ड हो गया कि वो हिल भी नहीं पाया। उसने कभी किसी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी थी, वो बिल्कुल डिफेंसलेस था। और तभी फिर वेल्टो एक एक करके उसके टोटे टोटे कर देता है, सिर्फ उसका एक पाँव छोड़ देता है। वेल्टो ने यहाँ पर जानबूझकर उसके वाइटल ऑर्गन्स को नहीं छुआ था क्योंकि उसे इंटेरोगेट जो करना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उससे पहले मैक पायलट ने एक फाइनल रिपोर्ट हेडक्वार्टर में भेजी थी, टारगेट एलिमिनेशन और ऑब्जेक्टिव रिकवरी फेल हो गई है, एग्जीक्यूटिंग कोड 890। और अगर अब आप लोग सोच रहे हो कि कोड 890 क्या था, तो बता दूं कि मैक के हेलमेट में एक गन इंस्टॉल्ड थी इंटेरोगेशन से बचने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि पायलट ने वहीं पर अपने आप को मार दिया है। फाइट खत्म होने के बाद ताकाहाशी अपनी छुपने की जगह से बाहर आती है। वो खुश थी कि वेल्टो ठीक है, लेकिन उसका सर उड़ते हुए देखना सच में काफी क्रीपी लग रहा था। वेल्टो इस चीज को कुछ खास समझ नहीं रहा था। वो तो इस बात से ज्यादा हैरान था कि आजकल की टेक्नोलॉजी किसी इंडिविजुअल की पावर को कितना इनहेंस कर सकती है। ये समय तो सच में टेरिफाइंग है। ताकाहाशी यहाँ पर रिप्लाई देती है, टेरिफाइंग तो तुम हो, तुमने अकेले ने एक मैगिनो गियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी वो गियर जो मार्कस की कंपनी ने बनाई थी। ताकाहाशी अच्छे से जानते थे कि याकुजा लोग कभी भी ऐसे गियर को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि यह मिशन एक्सपेक्टेड से भी काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था। फिर भी वेल्टो यहाँ पर क्यूरियस था कि क्यूब के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई थी। ताकाहाशी ने बताया कि क्यूब एक स्टोरेज डिवाइस है और क्लाइंट उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन चाह रहा है। उसने क्यूब रीडर निकाला और क्यूब को उसके ऊपर रखा। पहले तो सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी, लेकिन कुछ ट्वीकिंग के बाद एक लिस्ट ऑफ नेम सामने आते हैं। ताकाहाशी को वो नाम देखकर कुछ समझ नहीं आता कि इस नाम का क्या मतलब है, लेकिन वेल्टो उन सबको पहचानता था। वो सब उसके इमोर्टल सब्जेक्ट थे। ये बात काफी शॉकिंग थी। ताकाहाशी ने कहा कि वो अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करेगी ताकि वो इसके बारे में जान सके, लेकिन क्लाइंट का तो फोन ही बंद था। इसलिए फिर डिसाइड किया गया कि क्लाइंट से पर्सनली मिलना होगा। वो दोनों एक बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जहां क्लाइंट रहता है, 13th फ्लोर पर। ताकाहाशी अपने हैकिंग स्किल से बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास कर देती है और बड़ा प्राउड फील करती है क्योंकि कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो वो हैक ना कर सके। आगे फिर एलिवेटर में जाते वक्त वेल्टो ताकाहाशी को एलिवेटर बटन दबाने से रोकता है। वो कहता है कि देखो मैं खुद इसको प्रेस करूंगा। ताकाहाशी कहती है ठीक है, लेकिन वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वेल्टो सिंपली कहता है बस मुझे बटन दबाना पसंद है इसीलिए दबा रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि 13th फ्लोर तक डायरेक्टली नहीं जा सकते। पहले 2nd, फिर 17, फिर 4th। बहुत ही वियर्ड एलिवेटर सीक्वेंस होता है। खैर जब वो फाइनली 13th फ्लोर पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर ताकाहाशी वार्न करती है कि क्लाइंट काफी पैरानोइड था, उसने पूरे फ्लोर में ट्रैप्स लगा रखे हैं। वेल्टो बोलता है कि उसे तो कोई ट्रैप्स नहीं दिख रहे, या फिर यह कहना भी सही होगा कि सारे ट्रैप्स डिसआर्म हो चुके हैं। ताकाहाशी एकदम शॉक थी कि वेल्टो इतना इजीली ये कैसे जान गया। तो वेल्टो ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, देखो एक डेमन लॉर्ड होने के नाते डंजन्स बनाना और ट्रैप्स को डिटेक्ट करना उसके लिए रूटीन का काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब वो उनके क्लाइंट यानी कि ए के फ्रंट डोर पर जाकर बेल बजाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वहाँ पर पास जाकर चेक किया तो पता चला कि डोर तो लॉक ही नहीं था। ये बात उन दोनों को काफी अनयूजुअल लगती है। एक कभी भी ऐसा केयरलेस नहीं हो सकता क्योंकि वो एकदम सीक्रेट एजेंट है। वो बड़ी कॉशियसली अंदर घुसते हैं,
ताकाहाशी ए के वर्क रूम में जाती है और देखती है कि ए तो चेयर पर मरा हुआ पड़ा है। वो पूरा खून में लथपथ होता है। ताकाहाशी ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वेल्टो उसे काम करता है और उसकी बॉडी इंस्पेक्ट करने लगता है। वेल्टो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसका चेहरा पहले उसने कहीं पर देखा है, जब वो एक बेगर जैसे कपड़ों में था। तो यहाँ पर ताकाहाशी कंफर्म करती है कि हाँ, ए ऐसे ही डिस्गाइज में जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। आगे वो देखते हैं कि उसके चेस्ट और नेक पर स्टेप के वाउंड्स थे। ब्लड देखकर लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही मर्डर हुआ है। वेल्टो यहाँ पर अज्यूम करता है कि ये पर्सनल रिवेंज तो नहीं था, ये तो एक प्रोफेशनल हिटमैन का काम लग रहा है और किलर ने उसकी फैमिलिया भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसका मतलब ये है कि कुछ छुपा हुआ ट्रूथ था जिसे वो इरेज करना चाहता था। ताकाहाशी यहाँ पर समझ गई कि जॉब जो उसने ए से ली थी उससे रिलेटेड ही कुछ डेंजरस इन्फॉर्मेशन था। वो यहाँ पर ए के रूम में सर्च करने लगती हैं, क्योंकि एक सीजन्ड इन्फो ब्रोकर हमेशा ऑफलाइन बैकअप रखता ही है। उसको हिडन ड्रॉवर में एक लैपटॉप मिलता है। वहाँ की सारी फाइल्स करप्टेड लग रही थी, लेकिन वेल्टो को लगता है कि ये फाइल्स अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर दी जाए तो कुछ मिल सकता है। ताकाहाशी ने फाइल्स को कंपाइल किया और एक रिकॉर्डेड वीडियो अनकवर होता है। यहाँ पर वीडियो में ए रिवील करता है कि अगर वो मर गया तो ये वीडियो देखने वाले को एक ट्रूथ जान लेना चाहिए कि इस सिटी की प्रोस्पेरिटी, इस सिटी की इतनी सक्सेस एक टेरिफाइंग इविल पर बेस्ड है। सिटी का पावर एक रिएक्टर से आता है जो इतना बड़ा है कि उसे 10 ले लाइंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ले लाइंस है। फिर भी यहाँ की एनर्जी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सेकेंडरी सोर्स है जिससे यहाँ पर एनर्जी आती है। द इमोर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट। ये फर्नेस इमोर्टल्स के सोल को जलाकर एदर में कन्वर्ट करता है। एक इमोर्टल सोल हजारों मोर्टल से ज्यादा एनर्जी देता है। मार्कस की कंपनी ने पहले पुअर लोगों को हायर किया कंस्ट्रक्शन के लिए और फिर उन्हें किल करके फर्नेस में डाल दिया। जेनो, जो कि वेल्टो का क्लोज सबऑर्डिनेट था, वो पहला इमोर्टल था जो इसमें जला दिया गया है। ये सब कुछ मार्कस का प्लान था, लोगों के दिमाग में इमोर्टल्स के खिलाफ नफरत भरने का, ताकि उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन हो सके। और अब मार्कस याकुजा से न्यू इमोर्टल्स की इंफॉर्मेशन खरीद रहा है, मतलब कि उसके पास फ्यूल खत्म हो रहा है। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो सिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ए के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। इनोसेंट इमोर्टल्स को सेक्रीफाइस नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो देखने के बाद ताकाहाशी तो बहुत एंग्री हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पब्लिक में ये बात रिवील करेगी तो वो भी ए की तरह मारी जाएगी। तभी वेल्टो कहता है कि ये इमोर्टल्स का मसला है और मैं उनका राजा हूँ, मैं इसे हैंडल करूंगा, तुम्हें अपने ऊपर ये बोझ लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो ऑथोरिटीज को ए के डेथ की रिपोर्ट करते हैं ताकि उसका प्रॉपर ब्यूरियल हो सके। जाते वक्त वेल्टो मकीना को कॉल करता है ताकि उसे इमोर्टल फर्नेस के बारे में बता सके, लेकिन मकीना यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। कुछ तो हुआ है उसके साथ। अब यहाँ पर मकीना सोच रही होती है कि जब तक वेल्टो वापस आएगा डिनर में क्या बनाया जा सकता है, पर फ्रिज में तो वही पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। लेकिन तभी उनकी एलेक्सा बोलती है कि इन इंग्रेडिएंट से एक अच्छा करी बन सकता है। तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है। मकीना उठकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन उसका मूड तुरंत ही खराब हो जाता है क्योंकि सामने मार्कस खड़ा होता है। उसने जो किया था उसके बाद मकीना के लिए सही जवाब सिर्फ एक ही होता है, वायलेंस ऑन साइट। तो वो बिना किसी हेजिटेशन के मकीना उस पर एक मैसिव फायर ब्लास्ट छोड़ती है। मार्कस आग में लपेट लिया जाता है और पीछे उड़ा दिया जाता है। लेकिन मार्कस भी उसी तरह इमोर्टल है जैसे मकीना, तो थोड़ी सी आग से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मकीना यहाँ फुल ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है और घर से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि मार्कस किसी बुरी नीयत से ही यहाँ पर आया है। लड़ाई शुरू होने से पहले मकीना अपने फैमिलिया सिस्टम को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देती है ताकि मार्कस उसे एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर मैजिक वेपन से लगातार अटैक करने लगते हैं। दोनों बराबर इनिशियली लग रहे थे, लेकिन जब मार्कस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होता है मकीना उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और एक धमाके से उसका हाथ उड़ा देती है। मार्कस शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है। फिर वो एक मैसिव एरिया अटैक करता है, एक ब्लडी स्वॉर्ड रेन। लेकिन मकीना की शील्ड की वजह से उसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन घर के उसके हालत बिगड़ जाते हैं। बिना फायर इंश्योरेंस के पूरा घर बर्बाद हो चुका होता है।
तभी वहाँ पर मार्कस की सेक्रेटरी स्मोक में से बाहर निकल कर आती है और मकीना पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मकीना इतनी इजीली गिरती नहीं है। सेक्रेटरी यहाँ पर सिर्फ उसका इल्यूजन काट पाती है। मकीना को ऑलरेडी डाउट था कि मार्कस कोई अकेला नहीं आने वाला है, इसीलिए वो एक स्पेल प्रिपेयर करती है ताकि सेक्रेटरी को एशेस में बदल सके। पर यहाँ पर स्पेल कंप्लीट होने से पहले मार्कस चिल्लाता है कोड ब्रेकर, और उसी पल मकीना का फैमिलिया सिस्टम कम्प्लीटली बंद हो जाता है। मकीना ये देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो उसका सिस्टम डिस्कनेक्ट कर लिया था। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि उसी पल वो सेक्रेटरी उसे स्टेप कर देती है सीधा सीने में, और देखते ही देखते मकीना जमीन पर गिर जाती है। और इस बार वो वापस खड़ी होने वाली नहीं थी। यहाँ पर सेक्रेटरी मार्कस को ही डांटने लगती है और बोलती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर मकीना ने तुम्हें मार दिया होता तो? अगर तुम शुरू से ही मकीना का फैमिलिया डिसेबल कर देते तो ये सब लड़ाई अवॉइड हो सकती थी। हम देखते हैं कि मकीना यहाँ पर जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखें मार्कस को ही घूर रही होती हैं। मार्कस को उसका ये हालात देखकर मजा आ रहा होता है। यहाँ पर मकीना पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी मार्कस उसको एकदम शांति से समझाता है कि उसने तो बस उसका फैमिलिया शट डाउन किया है। मकीना सोचती है कि मेरा फैमिलिया शट डाउन कर कैसे दिया, क्योंकि उसने तो फाइट शुरू होने से पहले ही उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मार्कस का फैमिलिया एक स्पेशल प्रोटोटाइप है और वो IHMI का डायरेक्टर है। उसके पास हर फैमिलिया सिस्टम का एडमिन एक्सेस होता है, मतलब कि वो किसी भी फैमिलिया को फोर्सफुली शट डाउन कर सकता है। और यही तो वजह है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। वो चाहे तो हर यूजर का सिस्टम बंद कर सकता है और नॉन फैमिलिया यूजर तो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके कास्टिंग स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं। यहाँ पर मकीना को समझ में नहीं आता कि मार्कस को इतना पावरफुल बनने का ऑब्सेशन क्या है, उसका क्या फायदा होगा इससे। तो यहाँ पर मार्कस बताता है कि उसका गोल है डीमन लॉर्ड बनना, लेकिन वो वेल्टो की तरह ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से दुनिया पर रूल करना चाहता है। पर सिर्फ बैकग्राउंड में रहकर कंट्रोल करना उसके लिए काफी बोरिंग है। मार्कस ओपनली दुनिया पर डोमिनेट करना चाहता है, वेल्टो से भी ज्यादा। यहाँ पर सेक्रेटरी मार्कस को याद दिलाती है, ओ भाई साहब, हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल है और उन्होंने इस मोनोलॉग के लिए कोई टाइम शेड्यूल नहीं किया था। तो फिर मार्कस डिसाइड करता है कि मकीना को इमॉर्टल फर्नेस का फ्यूल बनाकर काम खत्म करो यार। आगे हम देखते हैं कि जब वेल्टो और ताकाहाशी घर पर वापस आते हैं तो पूरा घर तबाह हो चुका होता है। यहाँ पर मकीना का कोई ट्रेस नहीं होता है, सिर्फ एक जली हुई गेम कंट्रोलर पड़ी हुई होती है। वेल्टो बेचारा यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि मकीना ही उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी ताकाहाशी पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी वेल्टो थोड़ा सा रियलिटी में लौटता है और वो कहता है कि यहाँ खड़े रहने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तभी ताकाहाशी बताती है कि सोशल मीडिया पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन डिटेल सारी अनक्लियर है। यहाँ पर वेल्टो चाहता था कि किसी तरीके से मकीना का पता लगाया जाए। ताकाहाशी कहती है कि डिलीवरी ड्रोन्स का यूज करके वो पास्ट वीडियो देख सकती है। हैक करते ही ताकाहाशी ड्रोन का वीडियो फीड एक्सेस कर लेती है और दोनों देखते हैं कि वो मार्कस ही था जिसने मकीना को हराया है और उसे लेकर रिएक्टर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया है। ये बात यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है कि वो मकीना की सोल को सिटी पावर सप्लाई के लिए बर्न करने वाला है। वेल्टो ये समझते ही तुरंत रिएक्टर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन ताकाहाशी उसे रोककर कहती है कि वो इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं जा सकता। रिएक्टर एरिया हेवीली सिक्योर्ड है और उसके पास अब कोई स्ट्रॉन्ग एलाइज भी नहीं बचे हैं। हाँ, लेकिन एक आदमी है जो हेल्प कर सकता है। तुरंत वेल्टो ग्रेहम से मिलने जाता है। पहले तो ग्रेहम उसे हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि एक प्राउड डीमन लॉर्ड उसके सामने झुक रहा है एक इमोर्टल औरत को बचाने के लिए, तो इसीलिए फिर वो एटलीस्ट बात सुनने के लिए तो रेडी हो जाता है। यहाँ पर वेल्टो पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और ग्रेहम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है कि लोगों की सोल्स को बर्न किया जा रहा है, लेकिन अब भी वो वेल्टो के पास्ट एट्रोसिटीज को भूल नहीं पाया था। वेल्टो के सोल्जर्स ने उसकी फैमिली को मारा था और खुद वेल्टो ने लाखों लोगों को मारा है और अब वो सिर्फ एक औरत के लिए अपने सबसे बड़े एनिमी के सामने झुक रहा है। ये उसे काफी हिपोक्रेटिकल लगता है। ग्रेहम यहाँ पर पूछता है कि क्या वेल्टो सब लोगों की लाइफ रिस्क में डाल देगा सिर्फ एक औरत को बचाने के लिए? लेकिन यहाँ पर वेल्टो हंसकर कहता है
कि उसका प्लान ऐसा शॉर्ट साइटेड नहीं है। वो मकीना को तो बचाएगा लेकिन शहर के पूरे सिस्टम को फिक्स करेगा। ये बात सुनकर ग्रैहम इम्प्रेस्ड हो जाता है और फाइनली हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो यहाँ पर एकदम क्लियर कर देता है कि वो वेल्टो के लिए नहीं, जस्टिस के लिए ये सब कर रहा है। ये भाई साहब, अब दोनों पावरफुल हीरो साथ में आ चुके हैं, दो भाई और दोनों तबाही। अभी भाई नहीं है लेकिन बाद में बन जाएंगे। बाद में फिर ताकाहाशी उन्हें रिएक्टर के पास एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाती हैं। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम का पाथ था लेकिन मेज काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वेल्टो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तभी ग्रैहम ऑटो मैपिंग स्पेल कास्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा मैप उसके हाथ में आ जाता है। वेल्टो यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसने डंजन्स डिजाइन किए थे और ये तो इतनी आसानी से सब कुछ कर रहा है, चीटिंग साला। तभी ताकाहाशी दोनों को डांट कर चुप करने को कहती हैं क्योंकि अभी मिशन इम्पोर्टेंट है। दोनों फिर अपोलोजाइज करते हैं और फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैहम का जो मैप होता है वो ट्रैप और एनिमीज दोनों को डिटेक्ट करता है। वो लोग देखते हैं कि मेज में सिक्योरिटी नहीं है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एकदम सेफ है। वेल्टो यहाँ पर ताकाहाशी से फिर से माफी मांगता है। ताकाहाशी कहती है कि वो प्रोग्रेस कर रही है लेकिन उसे ज्यादा टाइम चाहिए। अगर उसका काम टाइम पर पूरा नहीं होता है तो वेल्टो और ग्रैहम को एनिमीज को बिजी रखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे वो रिएक्टर के पास जाते हैं एम्बिएंट एथर इंटेंस होता जाता है और उनका कम्युनिकेशन भी वीक होता जाता है। लास्ट में फिर ताकाहाशी कहती है मैं तैयारी पूरी कर लूंगी। अब लिफ्ट फाइनली रिएक्टर लेवल पर पहुंचती है और सामने मार्कस की सेक्रेटरी उनका इंतजार कर रही होती है। मार्कस ऑलरेडी जानता था कि वेल्टो यहाँ पर आएगा। मार्कस ने मकीना को पकड़ रखा है और उसने रिएक्टर के कोर के पास जाकर उसे दबा रखा है और उसके चेहरे पर एक अजीब ही खुशी है कि वो अपने पुराने कॉमरेड को मारने वाला है। जब वेल्टो रिवाइव हुआ था तब मार्कस ने थोड़ी रिसर्च की थी अपने आसपास के लोगों के बारे में और तब उसने पता लगाया कि मकीना अभी भी जिंदा है और शहर में छुप कर रह रही है। इमोर्टल हंट्स जो कि मार्कस ने चलाए थे उनमें बहुत सारे इमोर्टल्स मर चुके थे और इसीलिए वो ये कभी नहीं सोच सकता था कि मकीना अभी तक जिंदा है। मार्कस यहाँ पर मकीना को बताता है कि ये जगह द इमोर्टल फर्नेस के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिकली इमोर्टल्स की आत्माओं को जलाकर एनर्जी जनरेट करता है और वही एनर्जी पूरे शहर को चलाने के लिए यूज होती है। मकीना थोड़ी कंफ्यूज होती है मार्कस के मोनोलॉग को सुनकर, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके दो लोग अभी तक मिसिंग हैं और तब उसको समझ में आता है कि मार्कस ने उनको किडनैप करके इमोर्टल फर्नेस का फ्यूल बनाने के लिए दे दिया होगा। तभी मार्कस भी उन दोनों मिसिंग लोगों को याद करता है और मकीना को बताता है कि दोनों आपस में कितने परेशान लग रहे थे जब उनकी आत्माएं जल रही थी। ये बात मकीना को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो एक बड़ा आग का तूफान निकाल देती है, लेकिन मार्कस इजीली शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है बिना किसी नुकसान के। वो यहाँ पर मकीना को और भी टोंट देता है और उसे याद दिलाता है कि उसके दूसरे डार्क पीयर्स जैसे कि जेनो, उसको भी उसी ने फर्नेस में पहले डाला था। मार्कस ने जेनो की चीखें सुनकर बहुत मजा लिया, इतना ज्यादा कि उसने उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर एक मिक्स टेप भी बनाया था। यहाँ पर मकीना मार्कस से पूछती है कि क्या वो उसे भी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करेगा। मार्कस कहता है ऑब्वियस सी बात है, वो लास्ट इमोर्टल है जो फर्नेस में जलने वाला है। मार्कस रिएक्टर का पावर खत्म होने देना अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि ये शहर का कॉर्नर स्टोन है। नॉर्मली तो वो लोगों को भेजता है जो और इमोर्टल्स ढूंढते हैं, क्योंकि अगर ये सब पब्लिक में आ गया तो लोग इमोर्टल राइट्स के बारे में शोर मचाएंगे जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो मकीना को खुद ही लेकर आया है क्योंकि वो डार्क पीयर है और उसकी आत्मा काफी स्ट्रोंग होती है कुछ सालों तक जलने के लिए। लेकिन मार्कस को शायद फ्यूचर में नए पावर के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि अब इमोर्टल्स खत्म हो चुके हैं। वहीं जब मार्कस अपना मोनोलॉग दे रहा होता है, उसकी सेक्रेटरी वेल्टो और ग्रैहम के सामने लड़ रही होती है। उसने वेल्टो को रोकना था ताकि मार्कस अपना प्लान पूरा कर सके। कौन सा प्लान? अरे मकीना को फर्नेस में फीड करना। लेकिन यहाँ पर मार्कस ने नहीं सोचा था कि वेल्टो इतना हिम्मत दिखाएगा और साथ में एक फ्रेंड को भी लेकर आ जाएगा जो कि खुद हीरो ग्रैहम होता है। ग्रैहम यहाँ पर सरप्राइज होता है कि इस एरा में भी लोग उसको अभी भी जानते हैं, पर यहाँ पर सेक्रेटरी
फाइल्स में सिर्फ उसका नाम देखती हैं। वो सोचती हैं कि डीमन लॉर्ड और हीरो एक साथ काम कर रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, पर उसका काम तो है कि उन्हें रोकना, तो वो लड़ने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर ग्रैहम वेल्टो से कहता है कि वो आगे जाए, मैं सेक्रेटरी को बिजी रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर वेल्टो वार्निंग देता है कि सेक्रेटरी की स्किल्स जोल, जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, उसके बराबर है। ग्रैहम ने जोल को स्वॉर्ड्समैनशिप में बड़ी आसानी से हरा दिया था, तो वो काफी कॉन्फिडेंट होता है। अब यहाँ पर सेक्रेटरी को ग्रैहम की बात बुरी लगती है, तो वो एकदम तेज स्पीड से उसके पीछे जाकर सरप्राइज अटैक कर देती है। ग्रैहम उसको गार्ड करता है तो अटैक ब्लॉक हो जाता है और वेल्टो भाग के मकीना को बचाने के लिए रिएक्टर के कोर की तरफ स्प्रिंट कर देता है। इधर सेक्रेटरी ग्रैहम को जल्दी से गिराना चाहती है ताकि वो मार्कस के साथ मिल सके। वो अपनी जीरो बेस गियर एक्टिवेट करती है। एक ब्राइट फ्लैश होता है और ग्रैहम को अचानक एक तेज अटैक लगता है जो उसे वॉल तक मार देता है। अब सेक्रेटरी फुल मजीनो गियर में होती है, लेकिन ये प्रोटोटाइप वर्जन है जो काफी ज्यादा एफिशिएंट और कंफर्टेबल होता है। वो स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों में तेज हो जाती है। ग्रैहम यहाँ पर थोड़ा मुश्किल से अपने स्वॉर्ड रेस करता है और उसको ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो उस प्रोटोटाइप की स्पीड से काफी इम्प्रेस होता है। सेक्रेटरी यहाँ पर उसको बताती है कि ये एक मार्वल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग है, पर ग्रैहम उसकी मार्केटिंग पिच में ज्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है कि उसका स्वॉर्ड, आर्मर और फेमिलिया ये सब तो आउटडेटेड है। तो सेक्रेटरी यहाँ पर सोचने लगती है कि वो तो आराम से जीत जाएगी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। यहाँ पर लड़ते लड़ते सेक्रेटरी को पता चलता है कि उसकी लाइटनिंग फास्ट अटैक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसका स्वॉर्ड फुली शीथेड हो। ग्रैहम भी इस बात को कंफर्म करता है और उसे डिफेंड करना शुरू कर देता है। सेक्रेटरी यहाँ पर बार बार फास्ट अटैक करती है, लेकिन ग्रैहम उसको इजीली डॉज कर देता है और जब भी बाय चांस हिट भी हो जाता था तो उसको बड़ा ही कम नुकसान होता है। फिर यहाँ पर सेक्रेटरी ग्रैहम के फेमिलिया को हैक करने की कोशिश करती है ताकि उसका बॉडी शट डाउन हो जाए, लेकिन वो इसमें भी फेल हो जाती है। ग्रैहम ने अपने हैकिंग से प्रोटेक्शंस लगाए हुए होते हैं। फिर ग्रैहम अर्थ, ग्लेव और आइस स्पेल यूज करता है ताकि सेक्रेटरी को फ्रीज कर सके और फिर उसके पास जाकर फायर बॉल डाल देता है। वहाँ पर फायर बॉल एक्सप्लोजन होता है जिससे सेक्रेटरी को वॉल में धक्का लगता है, लेकिन सेक्रेटरी भी कोई कमजोर नहीं होती है। वो इसे सेफली बाहर निकल जाती है और अब काफी गुस्से में आ गई है कि ग्रैहम उसे तकलीफ दे रहा है। सेक्रेटरी अब यहाँ पर गुस्से में अटैक करती है, पर ग्रैहम हर स्ट्राइक को डिफेंड कर लेता है और परफेक्ट स्लैश चेस्ट पर उसके लगा देता है। सेक्रेटरी यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान थी कि कैसे वो ग्रैहम से हार रही है, पर दोस्तों यहाँ पर वो भूल रही थी कि ग्रैहम ही तो वो है जो इमोर्टल वॉर खत्म करने वाला हीरो था। आगे फिर वो अपना फुल पावर लाइटनिंग स्ट्राइक लगाती है, लेकिन ग्रैहम उसके अगेंस्ट अपना अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर लेता है जिसने कि पहले वेल्टो को मारा था। उसका स्वॉर्ड शाइन करता है और सेक्रेटरी का प्रोटोटाइप मजीनो गियर एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेक्रेटरी को अब अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो हार गई है। ग्रैहम यहाँ पर बैठकर फिर उसको समझाता है कि एक्सपीरियंस का फर्क है, उसके पास 500 साल का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर सेक्रेटरी पूछती है कि क्या ग्रैहम अब वेल्टो की मदद करने जा रहा है, तो ग्रैहम कहता है कि नहीं, वेल्टो अकेला ही ठीक ठाक लड़ लेगा। सेक्रेटरी कहती है कि मार्कस वेल्टो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिना फेमिलिया के कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। तो ग्रैहम यहाँ पर कहता है कि वो वेल्टो को अंडर एस्टिमेट कर रही है, क्योंकि वेल्टो के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो सिर्फ वो और ग्रैहम ही जानते हैं। ग्रैहम तो यहाँ पर बस इसलिए आया था ताकि सेक्रेटरी जैसे लोग वेल्टो की फाइट में इंटरफेयर ना कर सके। तभी सेक्रेटरी पूछती है कि क्या ग्रैहम अब उसे मारेगा, तो ग्रैहम कहता है कि नहीं, वो एक हीरो है और सेक्रेटरी अब फाइट नहीं कर सकती। लेकिन तभी मैजिक बुलेट्स बरसने लगते हैं। ग्रैहम तभी शील्ड बनाता है और उसको लगता है कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ गया है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये मैजिक बुलेट्स तो सेक्रेटरी को भी शूट करने को रेडी होता है। तो हमारे ग्रैहम प्यारे भोले भाई साहब सोचते हैं कि अगर सेक्रेटरी भी इतनी डेंजर में है तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। वहीं नीचे हम देखते हैं
कि कोर में मार्कस मकीना को गले से पकड़कर अब खत्म करने ही वाला होता है। वो मकीना को फर्नेस में डाल रहा होता है ताकि उसकी रूह पूरी तरीके से जल जाए। पर जब मकीना नीचे गिर रही होती है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अब वो वेल्टो के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वो फर्नेस के पास पहुंचने ही वाली थी, एक काला धुआं का बादल तेज रफ्तार में नीचे आता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उस बादल में वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती है। मकीनो ने आंखें खोली तो देखा कि वेल्टो उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है। वेल्टो कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मार्कस की नजर जैसे ही वेल्टो पर पड़ती है, वो गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसने थोड़ी सी एक्टिंग करी और बोला, मैंने तुम्हारे स्ट्रीम से देखे हैं, कांग्रेचुलेशन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए तुम्हें। अब दोस्तों यहाँ से हमारे राइटर भाई साहब ने सब कुछ वेल्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, तो मैं भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। तो वेल्टो बोलता है, मैंने उसके साथ ये सारी बकवास करने से मना कर दिया और पूछा कि क्या उसके पास कोई वैलिड वजह है मकीना और इतने सारे इमोर्टल्स की सोल्स को जलाने की। मार्कस प्राउड होकर बोलता है, मुझे तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, पागल। मैंने फिर आखिरी सवाल किया, क्या तुम कभी मेरी वफादारी स्वीकार करोगे? मार्कस यहाँ पर बिना सोचे बोलता है, कभी नहीं, मैं तुम्हारे नीचे कभी काम नहीं करूंगा। बस 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 मेरे लिए इतना सुनना काफी था। मैंने अपनी डीमन स्वॉर्ड बुलाई और डिक्लेयर किया कि आज मैं तुम्हारी इमोर्टल जिंदगी खत्म कर दूंगा। लेकिन मार्कस को उस थ्रेट से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वो ब्लड स्पेयर कास्ट करने लगता है, जिसे मैं डिफ्लेक्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर वो स्पेयर एक्सप्लोड करवा कर मुझे सरप्राइज करने की कोशिश करता है। फिर वो ब्लड स्वॉर्ड निकाल कर क्लोज रेंज फाइट करने लगता है। इधर एक्सप्लोजन के बाद भी मैं सेफ था, तो फिर मैं उस पर अटैक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया है मैजिक से। ये काफी स्मार्ट मूव था, क्योंकि मैं उस मैजिक को कैंसिल नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर भी फिजिकल कॉम्बैट में मैं उसका सामना कर रहा था। कभी कभी मैं उसको ओवर पावर भी करता था, लेकिन वो मुझे ग्राउंड पर गिराकर खुशी मना रहा था। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मुझे मार्कस को उसके गुनाहों की सजा जरूर देनी थी। वो मुझे प्रोवोक कर रहा था, पर मैं उसके चक्कर में नहीं आया। मैंने उसका गार्ड तोड़कर उसके नेक पर स्वॉर्ड उठा दिया, पर वो काफी चालाक था। लास्ट में उसने स्वॉर्ड को थोड़ा सा पुश कर दिया कि सिर्फ उसका सर कट जाए, बाकी वो खत्म ना हो। और आगे फिर मार्कस वापस से अपने सर को रीजनरेट करके बोलता है, मुझे पता था कि तुम मेरी फैमिलिया को टारगेट करोगे, पर चाहे कुछ भी करो, तुम मेरे पेस को नहीं पकड़ सकते। मार्कस यहाँ पर अपना फेमिलिया स्पेल कास्टिंग करता है, एक ब्लडी बॉम्ब स्पेल जो बार बार कास्ट करता जाता है। वो इसको तब तक कास्ट करता है जब तक कि मेरे हाथ पैर एटोमाइज नहीं हो जाए। इसके बाद वो धीरे धीरे मकीना के पास गया उसको फर्नेस में डालने के लिए, लेकिन तभी पीछे से मुझे एक जबरदस्त प्रेशर महसूस हुआ। वेल्टो अपनी असली ताकत के साथ वापस खड़ा था। उसने मार्कस की तारीफ की कि इतना कॉर्नर करने के लिए। वो बोला कि वो मार्कस को नहीं हरा सकता, पर फिर भी वो ही फाइनल बॉस था। वेल्टो ने यहाँ पर मार्कस से आखिरी बार पूछा कि क्या वो अपने बुरे रास्ते को छोड़कर वापस मेरी सेवा करेगा। तो मार्कस थोड़ा सा हिल गया और बोला, तुम्हारे सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा डीमन लॉर्ड का जमाना खत्म हो चुका है। मार्कस वापस से वेल्टो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो ब्लड स्वॉर्ड कास्ट करने लगता है, पर तभी वेल्टो उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। फिर यहाँ पर वेल्टो अपना दूसरा फॉर्म एक्टिवेट करता है। ये फॉर्म ऐसे ही नहीं बन जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेथ चाहिए होती है और हाई डेंसिटी एथर लाइन तक डायरेक्ट एक्सेस। फिर वेल्टो मार्कस को डराने के लिए बोलता है, ट्रेम्बल इन फियर। मार्कस तो यहाँ पर सोच रहा था कि वो जीत सकता है, क्योंकि वेल्टो पहले भी ग्रेहम के हाथ से हार चुका था। वेल्टो यहाँ पर मार्कस को चैलेंज करता है कि अगर तुम वैसा कर सकते हो तो कोशिश कर लो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। मार्कस यहाँ पर फिर से ब्लड स्वॉर्ड कास्ट करने लगता है, पर वो बार बार कैंसिल हो रहा था। दरअसल मैंने उसका फेमिलिया डिसेबल कर दिया था ताकि वो स्पेल्स स्पैम ना कर सके। मार्कस यहाँ पर अब बहुत डेस्परेट लग रहा था और फिर उसे समझ में आ गया कि वो पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर मार्कस भीगी बिल्ली बन जाता है। वो डर के मारे मर्सी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो। और अब भाई साहब अपनी वफादारी दिखाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वेल्टो ने पहले उसको 2 चांसेस दिए थे और अब उसको कोई भी दया नहीं मिलेगी।
जाएगी। वेल्टो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड उठाता है और जब वो झुका हुआ था तो उसकी पीठ में स्वॉर्ड घुसा देता है। फिर वेल्टो उसकी पूरी बॉडी को उठाता है और जब मार्कस अपनी आंखें खोलता है तो रियलाइज करता है कि वो इमॉर्टल फर्नेस के ऊपर लटका हुआ था। उसको अपना टेरिबल फ्यूचर अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। अब मार्कस यहाँ पर डर के मारे पूछता है कि क्या तुम मुझे फर्नेस में गिराने जा रहे हो? तो यहाँ पर वेल्टो बिना झिझक के बोलता है, हाँ वही करने वाला हो। मार्कस यहाँ पर वेल्टो को समझाने की कोशिश करता है कि उसे गिराने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वेल्टो के पास मार्कस को नीचे गिराने की वजह एकदम सॉलिड थी। एक तो मार्कस का चेहरा वेल्टो को कुछ खास पसंद नहीं था और दूसरा फर्नेस थोड़ा और चल सकता है एनर्जी के लिए। मार्कस यहाँ पर चिल्लाने लगता है, देखो मैं अलग नहीं हूँ क्योंकि मैं वही मशीन यूज कर रहा हूँ जिससे मैंने मकीना को बचाया है। मोरल ग्रे हो सकता है पर मैं डीमन लॉर्ड इसलिए नहीं हूँ कि मैं मोरली परफेक्ट हूँ। वो अपनी गलतियों के लिए जस्टिफाई करने लगता है पर यहाँ पर वेल्टो उसकी बातों में नहीं आता है। अब यहाँ पर मार्कस अपने एक लास्ट ब्लड स्टिच अटैक करने की कोशिश करता है पर वेल्टो पता नहीं क्यों उसका बॉडी अपनी स्वॉर्ड से स्क्रैप करके उसे फर्नेस में डाल देता है और देखते देखते वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फर्नेस का फ्यूल बन जाता है। मार्कस के जाने के बाद बीम की बाइंडिंग्स टूट गई और वेल्टो वापस अपने असली फॉर्म में आ जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका था पर यहाँ पर ये सब होने के बाद और मकीना को खो देने के डर ने वेल्टो को जिंदगी की असली कीमत समझाई है। यहाँ पर वेल्टो मकीना को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में एक लड़की विंडो के बाहर देख रही होती है क्योंकि उसकी जिंदगी से वो बिल्कुल बोर हो चुकी थी। वो अपनी क्लास की कुछ लड़कियों को देखती है जिनके जो लाइंस बिल्कुल गिगा चैट जैसे होते हैं। जैसे उन लड़कियों ने उसे देख लिया वो लोग उसे हर पॉसिबल तरीके से लूजर कहने लगती हैं बिना अपनी स्ट्रिक को तोड़े हुए। तभी क्लास टीचर क्लास में आता है और सबको बताता है कि आज उनकी क्लास में कुछ नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर जब पहला एक्सचेंज स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है हम देखते हैं कि वेल्टो प्राउडली अपना नाम बताता है और कहता है कि वो इस सिटी में अपना नाम छोड़कर जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है तो मार्कस के इंसिडेंट के बाद वेल्टो और मकीना की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी और वेल्टो अपनी स्ट्रीमिंग करियर को कंटिन्यू कर रहा था। उसने अभी अभी अपने स्पीड रन कैंपेन का फाइनल बॉस को भी मार दिया था और मकीना पूरे टाइम उसके लिए चीयर कर रही थी दूसरे रूम से। जब वो गेम फाइनली कंप्लीट कर लेता है तो वेल्टो अपने व्यूअर्स को ग्लोटिंग करता है क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि वो कभी नहीं जीत सकता, लेकिन उसने 10 घंटे के गेम को 3 दिन कंटिन्यूस खेलकर गेम को कंप्लीट कर लिया था। अगर वो इमॉर्टल नहीं होता ना तो शायद स्लीप डेप्रिवेशन से मर जाता, लेकिन उसकी रेजिलियंस फिर से उसको जीत दिला देती है। फिर वेल्टो अपने व्यूवर्स को बाय बोलता है और स्ट्रीम को खत्म कर देता है। स्ट्रीम खत्म होने के बाद मकीना उसके रूम में आती है और उसको कांग्रेचुलेट करती है गेम को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो हर 24 घंटे में कम से कम एक बार तो ब्रेक ले क्योंकि वो पिछले 3 दिन से उसके साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाई है। वेल्टो यहाँ पर सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो अब क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात तो अपन बताना ही भूल गया है, आप लोग देख रहे हो ना, वेल्टो और मकीना पुराने खराब अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वेल्टो का चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है और अब उसके पास 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। मकीना उससे पूछती है कि क्या वो लोग सुशी खाकर सेलिब्रेट करें। वेल्टो यहाँ पर कहता है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर सेलिब्रेट करने की कोई बात नहीं है। असली माइलस्टोन तो यह है कि उसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि वो अपने डार्क स्वॉर्ड का सेकेंड फॉर्म अब जब चाहे तब यूज कर सकता है। मकीना उसको कांग्रेचुलेट करती है और फिर से सुशी के लिए इनवाइट करती है। तो वेल्टो यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम्हें सच में सुशी की इतनी क्रेविंग हो रही है, लेकिन मकीना कहती है नहीं, उसे सुशी ज्यादा पसंद नहीं है। वेल्टो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है पर वो उसे एक्सप्लेन नहीं करने देता और अपने स्वॉर्ड के सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करना कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उस फॉर्म का ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि वो फॉर्म मोस्टली इमॉर्टल को मारने के लिए होता है। और अब जब हमने मार्कस से डील कर ली है तो वेल्टो सोचता है
कि अब उन्हें बाकी इमोर्टल्स डार्क पीयर को ढूंढना चाहिए जो कि मिसिंग है। देखो, अगर मार्कस जैसा बंदा अगर उन्हें मारता तो जरूर उसके बारे में ब्रेक करता, लेकिन उसने किया नहीं, तो ये माना जा सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। वेल्टो मकीना से पूछता है कि क्या वो इस मुश्किल टास्क में उसकी मदद करेगी। मकीना तो ऑब्वियसली करेगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी ताकि वो सफल हो सके। लेकिन अब बात आती है कि बाकी डार्क पीयर्स को ढूंढे कैसे। तभी वेल्टो को याद आता है कि उसने एक डार्क पीयर रिकॉर्ड बनाया था जब वो पहले हराया गया था। वो मकीना से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर है। डार्क पीयर रिकॉर्ड्स में उन सब का माना सिग्नेचर है जिससे उनकी लोकेशन और एक्टिविटी ऑटोमेटिकली ट्रैक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मकीना बताती है कि रिकॉर्ड तो काफी टाइम पहले से मिसिंग है, इसीलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी यहाँ पर वेल्टो पूरा डिटरमिन होता है कि वो अपने सब सबऑर्डिनेट को ढूंढेगा चाहे जितना टाइम लगे। तभी यहाँ पर टिंग टोंग डोरबेल बजती है और वो लोग जाकर देखते हैं कि ताकाहाशी वहाँ पर खड़ी होती है। वेल्टो यहाँ पर सरप्राइज होता है क्योंकि वो पहले नहीं जानता था कि ताकाहाशी अब हाई स्कूल स्टूडेंट है। वेल्टो यहाँ पर ताकाहाशी से पूछता है कि क्या वो सच में अपनी रिस्की और इल्लीगल जॉब कर सकती हैं, जबकि वो अभी एक स्टूडेंट है। ताकाहाशी कहती है जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे वेल्टो से ये भी कहती है कि उसने वेल्टो का स्ट्रीम देखा है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है गेम को जीतने के लिए। यहाँ पर वेल्टो थोड़ा सा वरीड होता है कि शायद व्यूवर्स उसके इतने लंबे स्ट्रीम्स को पसंद नहीं करेंगे। 3 दिन लग गए उसमें। ताकाहाशी कहती है अरे नहीं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लोग लॉन्ग स्ट्रीम को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह भी सुनते हैं, बस तुम्हें कभी कभी हाईलाइट भी पोस्ट कर देना चाहिए उनके लिए जो पूरा स्ट्रीम को नहीं देखते हैं। आगे ताकाहाशी पूछती है वैसे अगला गेम वेल्टो क्या स्ट्रीम करेगा, लेकिन फिर अगला मोमेंट एकदम ऑकवर्ड साइलेंस होता है क्योंकि उसका कोई प्लान नहीं होता है स्ट्रीमिंग करने का। ताकाहाशी समझ जाती है कि वेल्टो और मकीना उसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं और वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है कि वो अपने दोस्त से सीक्रेट कैसे छुपा सकते हैं। तभी फिर वेल्टो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने मिशन के बारे में जरूर बताएगा। वो बताता है कि वो एक एंशंट मैजिकल गैजेट डार्क पीयर रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहा है। यह सुनते ही तो ताकाहाशी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है वो ट्रेजर हंट कर पाएगी। वो कहती है कि वो अपनी हैकिंग स्किल से रिकॉर्ड को लोकेट कर सकती है। मकीना यहाँ पर डाउट करती है कि ये इतना इजी तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ताकाहाशी के पास अपने तरीके होते हैं। वो इंटरनेट और पॉसिबल लोकेशन जैसे कि म्यूजियम, कलेक्शंस, रूइंस सबको स्कैन करती है और फाइनली वो अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके सारे रिकॉर्ड्स अकीहाबारा सिटी में लोकेट कर लेती है। ये शिनजुकू का सैटेलाइट सिटी है और दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी भी यहीं पर है। वो एकेडमी इमोर्टल वॉर के बाद बनी थी और र्यूमर्स है कि उसके नीचे एक ट्रेजर बरीड है जो कि 500 साल से सील्ड है। वेल्टो सोचता है कि यही वो ट्रेजर वॉल्ट होगा जहाँ पर रिकॉर्ड्स होंगे। मकीना पूछती है कि क्या वो वॉल्ट में तोड़फोड़ करके सारे रिकॉर्ड ले ले, लेकिन ताकाहाशी कहती है कि ये प्लान बहुत ही खराब है। उन्हें चुपके से अंदर घुस के रिकॉर्ड को चुरा लेना चाहिए क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर वेल्टो का तो अलग ही प्लान होता है। वो कहता है कि अगर स्कूल में घुसना ही है तो डायरेक्ट वहाँ स्टूडेंट बनकर जाते हैं और ब्लेंड हो जाते हैं। ताकाहाशी को भी आइडिया पसंद आता है। वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने का ऑफर करती है और वेल्टो यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो अगले ही दिन स्कूल जाएगा। फिर वो लोग अपना सामान रेडी करते हैं और अकीहाबारा सिटी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेल्टो इमिग्रेशन गेट पर रोबोट से टकरा जाता है जो उससे आईडी मांगने लगता है। यहाँ पर वेल्टो झूठा ही नाराज होने लगता है कि रोबोट क्या उसका नाम नहीं जानता, जबकि उसके पास 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो मैनेजर को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन ताकाहाशी रोबोट को अपनी आईडी दिखाकर सिचुएशन को संभाल लेती है। आगे हम देखते हैं कि स्टेशन से निकलने के बाद वेल्टो का एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाता है क्योंकि ये जगह उसके पुराने एल्थ जैसी लग रही थी। वो एकदम नॉस्टैल्जिया फील कर रहा होता है। ये सिटी एडवांस्ड मैजिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस होती है। यहाँ के मैजिकल प्रोस्थेटिक्स दुनिया के बेस्ट हैं और उनकी परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है। यहाँ पर ताकाहाशी सबको बताती है कि डेविड मार्टिनेज के बाद लोग यहाँ पर ज्यादा मॉडरेट इम्प्लांट यूज करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली लुएल एकेडमी के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वेल्टो स्कूल में पहुंचकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है
क्योंकि स्कूल का एस्थेटिक सिटी के बाकी के हिस्सों से मैच नहीं कर रहा था। खैर आगे वो लोग अंदर जाकर प्रिंसिपल ट्रो गोयल से मिलते हैं, जो सिटी के 3 ग्रेट हाउसेस में से एक है। गोयल हाउस की लीडर है। ताकाहाशी अपने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट थी कि वो उनको आराम से फूल कर पाएगी, पर ट्रो गोयल बिना किसी डाउट के उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर वो एक चीज जानना चाहती थी कि वेल्टो आखिर स्कूल में क्यों आया है। अब यहाँ पर ताकाहाशी तो झूठ बोलने ही वाली थी, पर वेल्टो खुद बोल देता है कि वो स्कूल के नीचे ट्रेजरी को ढूंढने आया है। गोयल पूछती है कि वेल्टो ट्रेजरी में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो वेल्टो बोलता है कि सब जानते हैं कि उसका कोई भी सीक्रेट उसकी कीन आई से बच नहीं सकता है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे ताकाहाशी बिल्कुल नहीं समझ पाती है, लेकिन बाद में ट्रो गोयल ये मान लेती है कि वेल्टो एकदम कूल बंदा है और उसे ट्रेजरी देखने देना चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि एक प्रॉब्लम है, ट्रेजरी तो 500 साल से सील्ड है। तो वेल्टो पूछता है कि क्या हम किसी तरीके से सील को हटा सकते हैं। तो इस पर ट्रो गोयल बताती है कि सील को खोलने के लिए तीनों हाउसेस गोयल, शेपार्ड्स और रेनार्ड्स, इन तीनों को अपने रेगालास यानी कि स्पेशल आर्टिफैक्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि एक की का काम करेंगे। फिर ये स्वॉर्ड जो वो दिखाती है ये गोयल ब्लेड है, एक रेगाला। सील को खोलने के लिए वेल्टो को शेपार्ड्स क्राउन और रेनार्ड ऑर्ब भी लाने पड़ेंगे। अगर वो ये कर लेता है तो ट्रो गोयल खुशी से सील को खोल देगी। वो तो खुद भी उस ट्रेजर को देखना चाहती है, पर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेनार्ड्स ऑर्ब अभी मिसिंग है। खैर ये सारी बातें होने के बाद फिर वो लोग मिस मैग से मिलते हैं, जो कि उनकी न्यू होम रूम टीचर होती है, और वो उन्हें क्लासरूम तक ले जाती है। अब यहाँ पर स्कूल के रूल के हिसाब से मकीना और ताकाहाशी को अपनी फेमिलियर्स उतारना पड़ता है, जो कि ताकाहाशी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा से अपना फेमिलियर पहने हुई रहती है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि स्कूल यहाँ पर ट्रेडिशनल मैजिक पर फोकस करता है और इसीलिए स्कूल ग्राउंड पर फेमिलियर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर वेल्टो तो पर्सनली ये पॉलिसी पसंद करता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि मैजिक को तभी समझा जा सकता है जब बिना किसी एड के उसको सीखा जाए। फिर क्लास में एंट्री के बाद मिस मैग सबको एक्सप्लेन करती है और फिर वेल्टो मकीना और ताकाहाशी से पूछता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे करे। वेल्टो ने रिसेंटली एक गेम खेला था जिसमें उसने ये सीखा था कि इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन कितना जरूरी होता है। अब यहाँ पर वेल्टो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देता है और मकीना और ताकाहाशी भी अपने तरीके से अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब इंट्रोडक्शन खत्म होते हैं तो मिस मैग वेल्टो को बुलाती है ताकि वो अपनी मैजिकल पावर मेजर कर सके एक क्रिस्टल से। वेल्टो समझता है कि मैजिक असेस करना जरूरी है, लेकिन वो पहले ही वार्न कर देता है कि कहीं क्रिस्टल टूट ना जाए। तो मिस मैग कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्रिस्टल नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही वेल्टो उसको यूज करता है क्रिस्टल तो भीम भड़ाम टूट जाता है वहीं पर। और इसके टूटते ही हम देखते हैं कि ग्रैहम सिटी में कुछ ढूंढ रहा होता है। मार्कस के इंसिडेंट के बाद वो सेक्रेटरी के साथ फ्रेंड बन गया था और वो उसकी मदद ले रहा था अपनी गोडेस की तलाश में। आगे हम देखते हैं कि क्लासरूम टीचर मैग सबको इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि स्पिरिट चैनलिंग को टेबू माना जाता है, लेकिन उन्हें मैजिक स्कूल में ये सीखना पड़ेगा। तभी उसका ध्यान वेल्टो की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो नोट्स नहीं ले रहा था। जब वो उसे ध्यान देने को कहती है तो वेल्टो बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। मैं कहती हूँ अच्छा होशियारी। वो उसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछती है और वेल्टो भाई साहब तो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है जो 100 सालों पहले हुआ था। वहाँ पर बैठे सब लोग उसके जवाब से इम्प्रेस हो जाते हैं। अरे बाप रे, सब याद है इसको तो। फिर वहाँ पर हम एक अजीब लड़की इसुकी को देखते हैं जो कि लंच कर रही होती है। उसके आसपास के लोग वेल्टो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का एल्बर्ट उसके पास आता है और उसे राड क्लेन की हेड कहकर चिढ़ाता है, एक ऐसी क्लेन जो कि अब बर्बाद हो चुका है। वो कहता है कि इसुकी में कोई मैजिक टैलेंट नहीं है और उसे स्कूल में होने का कोई हक भी नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि वो 3 ग्रेट हाउसेस में से एक से बिलोंग करती है। और जब फिर एल्बर्ट इसुकी के पेरेंट्स को इंसल्ट करता है तो इसुकी अपसेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट कहता है, अरे रे 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 रे, गुस्सा मत आओ, मैं तो सिर्फ सच बातें कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर वेल्टो बोलता है, चुप हो जा, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। इसुकी तो यहाँ पर चुपचाप अपना खाना खाए जाती है। यहाँ पर वेल्टो कहता है कि उसका खाना एल्बर्ट की हिपोक्रेसी की वजह से खराब हो गया। आगे हम देखते हैं कि एल्बर्ट वेल्टो को लाइव स्ट्रीम करने के लिए इंसल्ट करता है, ये कहकर कि ये भी कोई काम हुआ। तभी वेल्टो उसके स्ट्रीमिंग के व्यूअर को बोलता है
कि थैंक यू स्ट्रीमिंग देखने के लिए। तभी वहाँ पर एल्बर्ट वेल्टो से बोलता है कि वो हम फैमिली का वंशज है। वेल्टो उसका सरनेम सुनकर पूछता है तुम गाल के डिसेंडेंट हो। जब एल्बर्ट कंफर्म करता है तो वेल्टो उसके फाउंडर गाल को कोवर्ड कहकर याद करता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बैटल में भाग गया था। यह सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वेल्टो बोलता है कि एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हें यीशु की जैसे किसी पर भी नीचा देखने का कोई हक नहीं है, उसमें तुमसे ज्यादा टैलेंट है। एल्बर्ट इस बात पर बिलीव नहीं करता है और वेल्टो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एरिना में हम देखते हैं कि हुकी होती है, जहाँ ताकाहाशी उससे आकर पूछती है कि सब उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। तो हुकी एक्सप्लेन करती है कि सबको लगता है कि उसे स्कूल में होने का कोई हक नहीं है। उसके थ्योरी मार्क्स तो टॉप नॉच है, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, इसलिए सब उसे लूजर समझते हैं। यहाँ पर मैग को ये डिसबिलीफ होती है कि स्टूडेंट्स को डुएल यहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन हुकी बताती है कि एकेडमी तो इसे इनकरेज करता है ताकि मेजेस फाइटिंग में स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी मैग डुएल की रेफरी बनती है और वेल्टो और एल्बर्ट से कहती है कि जल्दी फाइट खत्म करें क्योंकि लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। वेल्टो यहाँ पर हुकी से कहता है कि वॉच केयरफुली, मेरी जीत तुम्हें देखने को मिलेगी। तभी एल्बर्ट बोलता है तू बड़ा एरोगेंट है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, मेरे एकेडमी में सब सब्जेक्ट में A+ है। लेकिन यहाँ पर वेल्टो फिर भी कहता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन इसुकी में तुमसे ज्यादा टैलेंट है। तभी मैग बोलती है लेकिन उसने तो सब प्रैक्टिकल्स में F लिया है। लेकिन मकीना बोलती है अच्छा F लाया है तो फिर स्कूल का इवोल्यूशन सिस्टम ही एकदम फ्लॉड है, क्योंकि वेल्टो कभी गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वेल्टो एल्बर्ट को चैलेंज कर देता है कि वो बिना मूव किए फाइट जीत जाएगा। अगर वो हार गया तो एल्बर्ट जो कहेगा वो करेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो एल्बर्ट को हुकी को बुली करना बंद करना पड़ेगा। तो इस पर एल्बर्ट एग्री कर लेता है कि ठीक है। फिर डुएल शुरू होता है। एल्बर्ट फुल माना यूज करके स्पेल कास्ट करता है। मैग यहाँ पर फाइट को रोकना चाहती थी, लेकिन वेल्टो उसे मना करता है। एल्बर्ट एक मैजिक एरो फायर करता है, लेकिन वेल्टो उसे बड़े आसानी से पकड़कर क्रश कर देता है। और फिर वेल्टो बोलता है तुम में टैलेंट तो है यार, 200 साल और मेहनत करो, तुम स्ट्रॉन्ग सोर्सरर तो बन ही जाओगे। यहाँ पर वेल्टो माफी भी मांगता है कि उसके पूर्वज गाल को उसने डिसरिस्पेक्ट किया, और रिवॉर्ड के रूप में वो कंप्रेस्ड माना का एक छोटा बॉल फायर करता है, जो एल्बर्ट को उसी वक्त हवा में उड़ा देता है। मकीना यहाँ पर बताती है कि वो माना ब्लास्ट था, इतना पावरफुल कि किसी मोर्टल पे वेस्ट करना बेकार है। हुकी यहाँ पर शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये बंदा इंसान भी है या नहीं, ये इतना पावरफुल कैसे है। तभी मैग भी डिक्लेयर कर देती है कि वेल्टो ने मैच जीत लिया है। आगे फिर वेल्टो इसुकी से बात करता है। इसुकी थैंक यू कहती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे लिए मैं मुसीबत बन सकती हूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि वेल्टो और उसका दोस्तों का ग्रुप सिटी में घूम रहा था। ला 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 लुलु लिली ला। यहाँ पर ताकाहाशी बोलती है कि एल्बर्ट बाकी लोगों जैसे नहीं है। तभी मकीना कहती है कि अकीहाबारा में अनाथ का कल्चर अभी भी जिंदा है। तभी ताकाहाशी बोलती है मुझे ये सब पसंद नहीं, अच्छा हुआ मैं इस एरा में पैदा हुई हूँ। तो इस पर मकीना बोलती है अगर ऐसी बात है तो घर वापस चले जाओ। लेकिन ताकाहाशी बोलती है कि उसे ट्रेजरी के अंदर क्या है वो देखना है। तभी वेल्टो बोलता है कि वो मैजिक से उसे खोल सकता है, लेकिन जबरदस्ती खोला तो कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए उन्हें रेगिलिया को पाना ही होगा। तभी ताकाहाशी बोलती है कि एक रेगेलिया इलेक्ट्रिक टाउन के रिप्रेजेंटेटिव के पास है, लेकिन एक मिसिंग है। तभी वेल्टो बोलता है कि हुकी राड क्लान की हेड है, उसी क्लैन ने अपना रेगेलिया को खो दिया है, शायद वो हमें इस बारे में हेल्प कर सके। वो इलेक्ट्रिक टाउन पहुंचते हैं जो सिटी के दूसरे हाफ से अलग लगता था। ताकाहाशी गाइड बन जाती है और उन्हें एक मेड कैफे में ले जाती है। वेल्टो कंफ्यूज होता है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो ताकाहाशी बताती है कि यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और मेड्स गॉसिप करते हैं जो उनके काम आ सकती हैं। यहाँ पर मकीना को कैफे का एटमॉस्फेयर काफी यूनिक भी लगता है, लेकिन आइटम्स यहाँ पर बहुत महंगी होती हैं। ताकाहाशी कहती है कि ये सब मेड्स की वजह से है, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा देते हैं। तब फिर वो यहाँ पर मेड को बुलवाते हैं और वो मेड निकलती है इसुकी। सब सरप्राइज हो जाते हैं। वेल्टो कहता है
तुम तो अब हमारी मेड हो, तो चलो हमारा ऑर्डर लो। सभी लोग इसूकी से कहते हैं कि चलो मेड जैसे डांस करो। पहले तो उसे ये काफी सिली लगता है, लेकिन मकीना के टोंट के बाद वो डांस कर लेती है और सब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद वेल्टो कहता है कि उसे उसका रेगेलिया चाहिए। इस पर इसूकी बोलती है कि इसमें वो उनका हेल्प नहीं कर सकती हैं, उसका फैमिली उसे खो चुका है। जिस पर ताकाहाशी पूछती है कि रेगेलिया वैसे होता क्या है, तो हुकी एक्सप्लेन करती है कि ये एक सोवर्जिनिटी का सिंबल है। 500 साल पहले गॉडेस मेलिया ने ग्रेहम को दिया था, लेकिन एग्जाइल होने से पहले उसने एक आदमी को दे दिया। उस आदमी के 3 बेटे थे और उन्होंने रेगेलिया को बांट दिया और तभी से ही आकीहाबारा में 3 ग्रेट हाउसेस बने। तभी वेल्टो कहता है, अच्छा तो ऐसा करो कि तुम हमें सेबले के हेड से मिलवा दो। तो हुकी मान जाती है। ताकाहाशी उसे हक करती है, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था, तो सब उसे खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। पहले आगे फिर ताकाहाशी कहती है कि उसने सेबले के हेड से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक बंदा जा सकता है। तो वेल्टो डिसाइड करता है कि वो जाएगा। आगे फिर पहले रेस्टोरेंट में वो ड्रैगन मीट खाते हैं। वेल्टो पहले तो मना करता है क्योंकि एक ड्रैगन कभी उसका व्हीकल हुआ करता था, लेकिन फिर टेस्ट करता है और उसे बहुत पसंद आता है। आगे फिर हम देखते हैं कि कोप्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए, लेकिन गोयल उन्हें रोक लेती है। इसूकी से बात करने के बाद गोयल उसे एडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन हुकी मना कर देती है कि उसे अपने क्लैन को बेचना नहीं है। तो गोयल कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ताकाहाशी यहाँ पर हुकी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो हुकी कहती है कि मैं हाँ फाइन हूँ, लेकिन क्लियरली दिख रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही है। आगे फिर वो सेबले के असिस्टेंट मैरिल से मिलते हैं, जो उन्हें कॉर्निया के पास ले जाता है। कॉर्निया दरअसल एक गोब्लिन है जो बहुत ही पावरफुल है। वेल्टो फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और रेगेलिया का डिस्कशन होता है। कॉर्निया यहाँ पर कहता है कि उसके रेगेलिया में मेलिया के सोल का एक फ्रेगमेंट है, लेकिन वो इसे सिर्फ तभी छोड़ेगा जब वो मर जाएगा या सोल सेक्रीफाइस किया जाएगा। वेल्टो यहाँ पर जोक करता है कि वो उसे मारकर ये ले सकता है। सभी सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन कॉर्निया यहाँ पर वेल्टो पर ट्रस्ट कर लेता है क्योंकि इसूकी उसे लेकर आई थी। वो बताता है, देखो आकीहाबारा आउटडेटेड ट्रेडिशन में अटका हुआ है। अगर ट्रेजरी ओपन करनी है तो 3 रेगेलिया चाहिए होंगे और इसके अलावा मेलिया को भी समन करना पड़ेगा। और फिर कॉर्निया प्राइवेट में वेल्टो को बताता है कि लास्ट रेगेलिया भी नियर बाई ही है और इसूकी ही उसे लोकेट कर सकती है। इसी बीच हम मकीना को एक बुक स्टोर में देखते हैं, जो कि वेल्टो पे लिखी एक बुक देखती है। उस बुक को देखते ही वो उसे खरीद लेती है ताकि उसे कोई और ना पढ़े। तभी ताकाहाशी कहती है कि तुम इतनी बड़ी सिस्टर जैसे बिहेव क्यों कर रही हो। तभी मकीना बताती है कि वो सबसे छोटी नहीं है। डार्क पियर्स में एक और छोटी मेंबर थी जिसे उसने छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। तभी वो लोग गोयल को देखते हैं, लेकिन गोयल इन्हें इग्नोर कर देती है। तभी वेल्टो यहाँ पर अनाउंस करता है कि कॉर्निया अब हमारा एलाई है। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इसूकी के घर जाएंगे। इसूकी बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि वो उससे बेटर जानना चाहते हैं। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हुकी को मेमोरी लैप्स होते हैं। इसी चक्कर में उसने अपने क्लोज लोगों को भी हर्ट किया है। डॉक्टरों का कहना था कि राड हाउस नेचुरली ही स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेमोरी लैप्सेस ये किसी और वजह से हैं। वापस प्रेजेंट में सब लोग इसूकी के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर इसूकी पिक्चर फ्रेम को पलटकर वो अपने पास्ट को छुपाने की कोशिश करती है। यहाँ पर फिर ताकाहाशी फाइटिंग गेम प्रपोज करती है और वेल्टो चैलेंज देता है और हुकी यहाँ पर उसे इजीली हरा देती है। लेकिन तभी एक और मेमोरी लैप्स होती है जहाँ वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बाद में फिर जब सब सो रहे होते हैं तो हुकी बात लेने जा रही होती है और तभी वो देखती है कि वेल्टो ऑलरेडी बाथरूम में होता है और बाथरूम में से वो बोलता है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? मेरे मसल्स तुम्हारी बॉडी को मैच नहीं करते। तो हुकी गुस्सा हो जाती है और पूल में जंप मार लेती है। हुकी यहाँ पर पूछती है कि तुम मेरी लाइफ में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? तो वेल्टो कहता है, कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने सुना, मैं बस अपने दिल की बात सुन रहा हूँ। वो कहता है कि तुम काफी अमेजिंग हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हो और वीडियो गेम भी अच्छा खेल लेती हो। तो इस पर फिर हुकी पिघल जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर काफी खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर वेल्टो से पूछता है कि वो फोटो फ्रेम तुमने क्यों गिरा दिया था?
क्या तुम कुछ छुपा रही हो? अब ये सुनकर फिर यूकी फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बताएगी। तभी फिर हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हुकी अपने रूम में उठती है और वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि आज क्या डेट है। तो वो लोग बताने लगते हैं कि आज उसका बर्थडे है। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर निकलती हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि उनके परिवार को डेथ के थ्रेट्स मिल रहे हैं। जब वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो लोग उनके बारे में बातें करते हैं, कहते हैं कि ये सब गद्दार हैं। घर वापस जाते वक्त हुकी को अचानक से मेमोरी लैप्स हो जाता है और एक असेसिन उन पर अटैक कर देता है। उसके पेरेंट्स को चाकू मार दिया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी माँ किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल ले गई, इसीलिए हुकी बच गई, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं बचे। फिर फ्यूनरल के दौरान गोयल और कोर्निया ऑर्ब के बारे में बात करते हैं। वो जानते हैं कि हुकी ने ऑर्ब को इनहेरिट किया है और सोचते हैं कि वो तो अभी भी बच्ची है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसका ध्यान रखेंगे। फिर प्रेजेंट में यूकी बताती है कि वो आकीहाबारा में रह रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ नोबल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन अब तो उसने सब कुछ खो दिया है और इसीलिए अब वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन वेल्टो उसका शुक्रिया करता है अपनी कहानी बताने के लिए और वादा करता है कि जो भी हो वो उसे माफ कर देगा। बाद में जब वो दोनों बात ले रहे होते हैं तो वेल्टो को वहाँ पर एक प्रेजेंस महसूस होती है और तभी एक वहाँ पर असेसिन आ जाता है जो अपने आप को फेसलेस बोलता है। वो कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन वेल्टो को थ्रेट मानती है क्योंकि उसने मार्कस को हरा दिया था। वो वेल्टो को सिटी छोड़ने के लिए बोलता है और उसके बदले में पूरा ट्रेजरी देने का ऑफर भी देता है, लेकिन वेल्टो यहाँ पर मना कर देता है और फेसलेस को अपनी औकात में रहने को कहता है। फेसलेस समझ जाता है कि नेगोशिएशन फेल हो गई है और कहता है कि आकीहाबारा अब बदलने वाला है और फिर वो डिसअपियर हो जाता है। तभी हम देखते हैं गोयल जो कोर्निया से मिलते हैं और कोर्निया अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन तभी गोयल अचानक से उसका सर काट देती है और कहती है कि वो क्राउन लेने आई है। न्यूज में चलने लग जाता है कि कोर्निया को गोयल ने मार दिया है और मैजिक टाउन और इलेक्ट्रिक टाउन के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। यूकी को ये देखकर भरोसा नहीं होता तो वो गोयल से मिलने जाती है। गोयल वहाँ पर उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन यूकी नोटिस करती है कि वो गोयल जैसे एक्ट नहीं कर रही है। तभी यूकी पूछती है तुम हो कौन? वहीं एकेडमी में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हॉल में बुलाया जाता है, लेकिन एक अजीब लड़की उन पर अटैक कर देती है। वो सबके बॉडीज को कंट्रोल कर लेती है और कहती है कि अगर किसी ने रेजिस्ट किया तो वो सबको मार देगी। फिर हमें यूकी दिखती है जिसे रियलाइज होता है कि मेग ने गोयल की बॉडी को पजेस कर लिया है। मेग यहाँ पर बताती है कि उसका मिशन है सारी रेगेलिया को इकट्ठा करना। वो कहती है कि कोर्निया को मारना मुश्किल था क्योंकि उसके आसपास हमेशा बॉडीगार्ड्स होते हैं, इसीलिए तो उसने गोयल की बॉडी को पजेस कर लिया क्योंकि वो उसके साथ वल्नरेबल फील करता था। मेग आगे बताती है कि उसने गोयल को एक साइबरनेटिक सर्जरी क्लिनिक में बुलाया था जहां उसने अपना यूनिट गोयल की बॉडी में इंस्टॉल कर दिया और शायद गोयल तो एक्सप्लोजन में मर गई है। वो यूकी को अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करने में हेल्प करने को कहती है, लेकिन यूकी वहीं का वहीं मना कर देती है। लेकिन तभी मैग एकेडमी के स्टूडेंट्स को दिखाकर धमकी देती है कि अगर उसने हेल्प नहीं की तो वो सबको मार देगी। आगे फिर मैग यूकी को एकेडमी के रूफ टॉप पर ले जाकर बांध देती है और बताती है कि ऑर्ब और मेल्डिया ऑलरेडी वहाँ पर है। वो कहती है कि मेल्डिया दुनिया में कब तक जिंदा रह पाएगी क्योंकि उसने अपनी सोल यूकी के अंदर डाल दी थी। मैग यहाँ पर कहती है कि जब उसने 10 साल पहले यूकी पर अटैक किया था तब मेल्डिया ने उसका कंट्रोल ले लिया था और इसी वजह से यूकी को एक और वॉइस सुनाई देती थी। मैग आगे भी बताती है कि जब से यूकी के पेरेंट्स मरे थे तब से मेल्डिया ने उसका बॉडी कंट्रोल करना बंद कर दिया था। दरअसल यूकी का लो माना पुल इसलिए है क्योंकि उसका सारा माना मेल्डिया को कंट्रोल करने में लग रहा है और ऑर्ब का असली फंक्शन है मेल्डिया को सील करना। मैग जानती है कि यूकी की राइट आई प्रोस्थेटिक नहीं है बल्कि उसकी माँ ने डॉक्टर से बोला था कि ऑर्ब से उसकी आई को रिप्लेस कर दे। उधर वेल्टो एल्बर्ट को बोलता है कि स्टूडेंट्स के सर के ऊपर लाइट को डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि उससे स्पेल ब्रेक हो जाएगा। ताकाहाशी लाइट ऑफ करती है और सब स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मकीना उसे इजीली हरा देती है। तभी ताकाहाशी कहती है
कि यूकी रूफटॉप पर है, तो वेल्टो उसे बचाने चला जाता है। वहाँ रूफटॉप पर मेग बताती है कि उसने ही यूकी के सब क्लोज लोगों को मार दिया है। तभी वेल्टो वहाँ पर आ जाता है तो मेग बोलती है कि वो उसका प्लान स्पॉइल कर रहा है और इतना कहकर वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर वेल्टो फिर यूकी को बुलाता है, लेकिन एक बीम ऑफ लाइट स्काई से निकलती है। दरअसल मेल्डिया ने उसका बॉडी कंट्रोल में ले लिया है। उधर ग्राहम आकिहाबारा के सिटीजन्स को देख रहा होता है, जहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वो सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या वो सबको बचाएगा, और उस वक्त हम देखते हैं कि मेल्डिया का लाइट पूरे सिटी को कवर कर लेता है। यहाँ पर वेल्टो मेल्डिया से पूछता है कि क्या उसके पास एज अ गॉड कोई प्राइड नहीं बचा है जो उसने यूकी की बॉडी को चुरा लिया। यह सुनकर मेल्डिया गुस्सा हो जाती है और उसे ग्राउंड पर फेंक देती है, लेकिन यहाँ पर वेल्टो तुरंत रिकवर हो जाता है और कहता है कि उसका रीजनरेशन 3 मिलियन सब्सक्राइबर की वजह से और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर आगे हम देखते हैं कि जब वो काउंटर अटैक करता है तो एक पत्थर उसके हाथ पर आकर लग जाता है और स्पेल मिस हो जाता है, और हम देखते हैं कि मेल्डिया उसका हाथ काट देती है। चलो काटा तो काटा, लेकिन उसका हाथ रीजनरेट भी नहीं होता है क्योंकि उसका स्वॉर्ड इमोर्टेलिटी को डिसेबल कर देता है। तो अब यहाँ पर फिर वेल्टो बोलता है कि उसने उसके पावर को अब समझ लिया है। वो फेट को कंट्रोल करती हैं और इसीलिए उसके साथ लक होता है। उसने ग्रेहम का एजिंग भी रोका था, लेकिन उसे काफी गिल्ट होता है कि उसने ग्रेहम की लाइफ को काफी मिजरेबल बना दिया है। तभी उधर यूकी अपना कंट्रोल एकदम से वापस ले लेती है और वेल्टो से मदद मांगती है। मेल्डिया यहाँ पर कहती है कि वो उसे हरा नहीं सकता है। उधर मकीना मिस्टीरियस लड़की से फाइट कर रही होती है, लेकिन वो लड़की उसका नाम बताती है एंश। ये लड़की भी इमोर्टल होती है और तभी यहाँ पर मकीना रियलाइज करती है कि ये तो मे है, डार्क पियर्स का यंगेस्ट मेंबर। तभी अचानक से मकीना का कंट्रोल चला जाता है और एक डार्क ऑर्ब अपीयर होता है। उसी वक्त वहाँ पर मेग आकर एंश को सुला देती है और टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर वेल्टो मेल्डिया से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फिजिकल अटैक बिल्कुल फेल ही हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ उसके फिजिकल अटैक को नलिफाई कर सकती है, मैजिक को नहीं। तभी वो फिर मेल्डिया से पूछता है कि आखिर उसका गोल है क्या। तो मेल्डिया बताती है कि वो ग्रेहम के इमोशन को समझना चाहती है। उसे काफी गिल्टी फील होता है। यहाँ पर वेल्टो उसे बताता है कि ग्रेहम उससे हेट करेगा क्योंकि उसने यूकी का बॉडी चुरा लिया है। मेल्डिया यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और अटैक कर देती है। तो वेल्टो भी अपना स्वॉर्ड इंचांट करता है और स्टांस लेता है जो ग्रेहम जैसा दिख रहा था। मेग यहाँ पर रियलाइज करती है कि उसका स्पेल एक्टिवेट हो गया है, तो वो निकल जाती है। तो फिर मेल्डिया यहाँ पर अब अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है और लाइफ बॉल फायर करती है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेहम आकर वेल्टो को बचा लेता है। फिर दोनों अपनी फुल पावर अनलिश करते हैं और मेल्डिया पर अटैक करते हैं। यहाँ पर ग्रेहम बीम को काट देता है और वेल्टो को आगे भेज देता है। मेल्डिया यहाँ पर अटैक करती है, लेकिन ग्रेहम को देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वेल्टो उसे उसी टाइम स्टेप कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी सोल कट हो जाती है और तभी फिर वेल्टो उसे बताता है कि उसे ग्रेहम पर भरोसा करना चाहिए था क्योंकि वो हीरो है और कभी उससे नफरत नहीं करेगा। खैर फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मेल्डिया फाइनली पीस फील कर रही होती है और डिसअपियर हो जाती है। इधर यूकी रो पड़ती है, वेल्टो ने उसकी जान बचा ली। तभी ताकाहाशी कॉल करती है और बताती है कि सिटी में केओस है। वेल्टो कहता है कि उन्हें अब सबको बचाना होगा। इधर आकिहाबारा के सिटीजन्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वेल्टो और यूकी आ जाते हैं और यूकी अनाउंस करती है कि उसने 3 रेगेलिया को इकट्ठा कर लिया है और अब वो सिटी की क्वीन है, लेकिन लोग तो उस पर शक करते हैं। वो बताती है कि कॉर्निया और गोयल को मेग ने मारा था और उसने ही उस पर भी जानलेवा अटैक किया। वेल्टो ने उसकी जान बचाई है और रेगेलिया वापस ले आए हैं। यहाँ पर मेरिल अपने ग्लासेस से उसे स्कैन करता है और प्रूफ मिलता है कि वो सच कह रही है। वो कहता है कि उसे इंटरप्ट मत करो। फिर यहाँ पर यूकी डिक्लेयर करती है कि अब रेगेलिया का रॉयल अथॉरिटी खत्म हो चुका है, सिटी काउंसिल उसे रूल करेगा। लोग इस बात पर मना करते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें जो करना है करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर वेल्टो और उसके दोस्तों को ट्रेजरी में डार्क पियर के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो उसे घर ले जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि डार्क पियर के 2 और मेंबर अभी जिंदा हैं।
इधर यूकी अब ताकाहाशी के स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है। वेल्टो उसको देखकर कहता है कि उसका यूनिफॉर्म उस पर अच्छा लग रहा है। वो उसके ट्रांसफर को सेलिब्रेट करते हैं और वेल्टो उससे रीमैच के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन फिर से हार जाता है। वेल्टो उससे पूछता है कि उसको अपना नया स्कूल कैसा लग रहा है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है और उसका स्पीच भी वायरल हो गया है। वेल्टो कहता है कि उसका यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो गया है, लेकिन सब खुश नहीं है। यहाँ पर यूकी को मेल्डिया की आवाज सुनाई देती है और वो वेल्टो का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर यूकी भी वेल्टो को थैंक यू कहती है और उसे फिर से एक और गेम के लिए चैलेंज करती है। यहाँ पर वेल्टो उस गेम को अपने फैंस के लिए स्ट्रीम भी करता है और अब तो सब उसे डीमन लॉर्ड के नाम से जानने भी लग गए थे। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और ये वाला सीजन यहीं पर खत्म होता है।